स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं कनिश और आप देख रहे हैं स्कैरी एंजल टेल्स हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों आज की कहानी में जो लेकर आया हूं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह तक हिला देने के लिए बनी है। यकीन मानिए आपको हर मोड़ पर रहस्य, हर शब्द में सस्पेंस और डरावनी वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में लिखें डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 1950 था और उत्तर भारत के एक घने जंगल के बीच खड़ी वो हवेली दूर से देखने में ही ऐसी लगती थी जैसे समय ने उसे जिंदा दफना दिया हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ जिनकी टहनियां हवेली की दीवारों को जकड़ने की कोशिश करती हुई लगती थीं, मानो वे उसे कहीं भागने से रोक रही हों। गांव वाले दिन में उस हवेली की तरफ देखने से भी कतराते थे और जैसे ही सूरज ढलने लगता हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उतर आती थी, क्योंकि सबको पता था कि आज अमावस की रात है, वही रात जब हवेली फिर से जागती है। कहा जाता था कि इस हवेली में कभी एक जमींदार रहा करता था, बेहद निर्दयी, जिसकी हवस और लालच ने न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली थी। और एक अमावस की ही रात उसके पूरे परिवार की लाशें हवेली के अंदर मिली थीं, लेकिन जमींदार की लाश कभी नहीं मिली। कुछ लोग कहते थे कि उसने खुद को हवेली के तहखाने में बंद कर लिया था, तो कुछ का मानना था कि हवेली ने ही उसे निगल लिया। समय बीतता गया, हवेली वीरान होती चली गई, पर डर कभी मरा नहीं। हर अमावस की रात किसी न किसी को वहां से चीखों की आवाज सुनाई देती थी, कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी बच्चे के हंसने की और कभी किसी आदमी के मदद के लिए चिल्लाने की। उसी साल शहर से 3 लोग आए, रमेश, शेखर और मोहन। तीनों ही उस हवेली की कहानी को महज एक अफवाह मानते थे। रमेश अखबार में काम करता था और उसे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। शेखर को डर से खेलना पसंद था और मोहन सिर्फ इसलिए साथ आया था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। गांव वालों ने उन्हें रोका, हाथ जोड़कर कहा कि अमावस की रात हवेली में मत जाओ, लेकिन तीनों हंस पड़े। जैसे ही वे हवेली के फाटक तक पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और फाटक अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। हवेली के अंदर अजीब सी सड़ांध थी, दीवारों पर पुराने खून के धब्बे जैसे आज भी गीले हों। रमेश ने टॉर्च जलाई तो सामने एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के अंत में सीढ़ियां थीं जो ऊपर जाती थीं। तभी मोहन ने कहा कि उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ऊपर से किसी के गिरने की आवाज आई और एक जोरदार ठहाका गूंजा। शेखर ने मजाक उड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। तभी रमेश ने देखा कि हवेली की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों की आंखें हिल रही थीं, जैसे वे तीनों को देख रही हों। ऊपर के कमरे में पहुंचते ही एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा और उसी पल मोहन जोर से चिल्लाया क्योंकि उसके पैर किसी ने पकड़ लिए थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर खून से लिखा था, कोई जिंदा नहीं लौटेगा। डर से शेखर की हंसी भी गायब हो चुकी थी। तभी हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं और अंधेरा छा गया। अंधेरे में किसी ने रमेश के कान में फुसफुसा कर कहा, 1950 से मैं इंतजार कर रहा हूं। और अगले ही पल रमेश को लगा जैसे कोई उसके अंदर घुस रहा हो। उसकी सांस रुकने लगी। मोहन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। हर दरवाजा उसे उसी कमरे में वापस ले आता। शेखर ने नीचे भागने की कोशिश की तो सीढ़ियां ही गायब थीं। तभी जमीन फटी और एक कंकालों से भरा तहखाना दिखाई दिया जिसमें सैकड़ों लाशें थीं, और उन सब के बीच खड़ा था वही जमींदार जिसकी आंखें काली थीं और चेहरा अधजला। उसने कहा कि हर अमावस की रात हवेली भूखी होती है और उसे नए मेहमान चाहिए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे फिर से बंद हैं और जंगल के रास्ते पर 3 नई कब्रें बनी हुई हैं, लेकिन कब्रों पर नाम नहीं थे, क्योंकि उस हवेली में जाने वालों का नाम इतिहास से मिट जाता है। और आज भी जब अमावस की रात आती है, हवेली के अंदर से 3 आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी को अंदर बुला रही होती हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हवेली का असली खेल उस रात के बाद शुरू हुआ जब गांव वालों ने 3 नई कब्रें देखीं। उन कब्रों पर नाम नहीं थे, लेकिन मिट्टी अब भी गीली थी, जैसे किसी ने उन्हें रातों रात खोद कर भरा हो। उस सुबह गांव में अजीब सन्नाटा था। कोई भी एक दूसरे की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि हवेली ने फिर से अपना पेट भर लिया है। लेकिन उसी दिन एक और बात हुई जिसने पूरे गांव की नींद हमेशा के लिए छीन ली।
हवेली के फाटक पर खून से वही शब्द फिर से लिखे मिले, अगली अमावस को और आएंगे। ये देखकर गांव के बुजुर्ग कांप उठे, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में भी यही लिखा देखा था। हर बार जब कोई हवेली में गया और कभी लौटकर नहीं आया। गांव के सबसे पुराने आदमी हरिदत्त ने बताया कि ये हवेली किसी एक आत्मा की नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं की जेल है जिन्हें जमींदार ने मारा था, और अब वे सब मिलकर हवेली को जिंदा रखते हैं। अमावस की रात वे बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वे लोगों को अंदर बुलाते हैं। समय बीतता गया, लेकिन डर नहीं गया। अगले महीने अमावस से ठीक एक दिन पहले गांव में एक अनजान आदमी आया। नाम बताया गया विक्रम। उसने शहर से आकर हवेली के बारे में सुना था, और वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने गांव वालों से कहा कि अगर वो सुबह तक जिंदा लौट आया तो हवेली की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि गांव अब किसी को रोकने की हिम्मत खो चुका था। अमावस की रात विक्रम अकेला हवेली में दाखिल हुआ। इस बार फाटक अपने आप नहीं खुला, बल्कि धीरे धीरे ऐसे खुला जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। अंदर कदम रखते ही हवेली की दीवारें फुसफुसाने लगीं। विक्रम को लगा जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। हर कमरा उसे वही दृश्य दिखा रहा था जो उसने सबसे ज्यादा छुपा कर रखा था। उसका अपराध, उसकी गलती, उसका डर। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर भारी हो चुके थे। तभी उसे नीचे तहखाने से रोशनी आती दिखी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और वहां उसने देखा कि जमींदार अब अकेला नहीं था। उसके पीछे रमेश, शेखर और मोहन खड़े थे। उनकी आंखें खाली थीं और चेहरे पत्थर जैसे। जमींदार ने कहा कि हवेली अब उन्हें भी अपना हिस्सा बना चुकी है, और अब हर अमावस को वे नए लोगों को बुलाएंगे। तभी विक्रम की चीख पूरी हवेली में गूंज गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर अब 4 कब्रें थीं, लेकिन इस बार एक अजीब बात थी। चौथी कब्र के पास मिट्टी से बाहर निकला एक हाथ किसी को अंदर बुलाने का इशारा कर रहा था। और उसी दिन से गांव में ये नियम बना कि अमावस की रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन डर तब और गहरा हो गया जब बच्चों ने खेल खेल में कहना शुरू किया कि उन्होंने हवेली की खिड़की से किसी को बाहर झांकते देखा है, और उसकी आवाज़ बिल्कुल इंसानों जैसी है, जैसे वो मदद मांग रहा हो। पर गांव वाले जानते थे कि वो आवाज़ सुनने वाला अगर रुका तो अगली कब्र उसी के नाम की होगी। और आज भी हर अमावस की रात हवेली के अंदर से वही आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुला है, बस एक कदम और जो उस आवाज़ को सच मान लेता है उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन हवेली की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन हवेली की कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि समय के साथ उसका असर गांव की जिंदगी में जहर की तरह घुलने लगा। अमावस की रात अब सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव के घरों तक पहुंचने लगी। लोग अपने दरवाजे बंद करते, खिड़कियों पर कपड़ा ठूंस देते, फिर भी आधी रात के बाद किसी न किसी को अपने नाम की आवाज़ सुनाई देती। आवाज़ इतनी परिचित होती कि आदमी का दिल खुद ब खुद दरवाजे की तरफ खिंचने लगता। हरिदत्त ने बताया कि हवेली अब बाहर हाथ बढ़ा रही है, क्योंकि उसे और आत्माएं चाहिए थीं। उसी साल गांव में एक नई औरत आई, कमला। वो विधवा थी और अपने अतीत से भागते हुए यहाँ पहुंची थी। उसे गांव के नियम नहीं पता थे। अमावस की रात जब उसने अपने घर के बाहर किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो वो डरने की बजाय पिघल गई। उसने सोचा कोई मदद चाहता है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने कोई नहीं था, लेकिन हवेली की तरफ जाती पगडंडी पर खून के निशान थे। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। कमला को लगा जैसे कोई उसके हाथ पकड़कर उसे खींच रहा हो। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि खिड़कियों में चेहरे उभर रहे हैं। सब एक ही बात कह रहे थे, बस अंदर आ जाओ। अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद हो गया और दीवारों पर उभरे साए हंसने लगे। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के पास 5वीं कब्र देखी, लेकिन उस कब्र से रात को रोने की आवाज़ आने लगी। डर इतना बढ़ गया कि कई परिवार गांव छोड़कर चले गए। लेकिन हवेली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो जाता था उसकी जगह कोई और आ ही जाता था। कुछ साल बाद सरकार ने जंगल काटने और सड़क बनाने का फैसला किया। इंजीनियरों की एक टीम हवेली के पास पहुंची। मशीनें आईं, पेड़ कटने लगे। लेकिन जिस दिन हवेली को तोड़ने की बारी आई, उसी रात सभी मजदूर भाग गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारों से खून टपक रहा है और अंदर से सैकड़ों आवाज़ें एक साथ चिल्ला रही हैं। सुबह सिर्फ एक मशीन मिली। उस पर खून से लिखा था, ये घर नहीं है। उसके बाद किसी ने हवेली को छूने की कोशिश नहीं की।
आज भी वो सड़क हवेली से पहले ही मुड़ जाती है और जो राहगीर रात में उस रास्ते से गुजरता है उसे लगता है जैसे पीछे कोई चल रहा है, और अगर वो पलट कर देख ले तो अगली अमावस को हवेली के अंदर एक और परछाई जुड़ जाती है। और इसी डर के साथ वो गांव आज भी सांस ले रहा है, क्योंकि हवेली अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक इंतजार बन चुकी है। और ये इंतजार तब और डरावना हो गया जब हवेली ने खुद लोगों के सपनों में आना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ रास्ते में दिखने वाली इमारत नहीं थी, बल्कि रात को आंख बंद करते ही सामने खड़ी हो जाती थी। गांव के कई लोगों ने बताया कि उन्होंने सपने में खुद को हवेली के उसी गलियारे में चलते देखा जहां दीवारें सांस लेती हैं और फर्श से ठंडी हवा निकलती है। हर सपना एक जैसा नहीं था, लेकिन अंत हमेशा वही होता, एक बंद दरवाजा और उसके पीछे किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाज। हरिदत्त ने कहा कि हवेली अब लोगों की नींद पी रही है। एक रात गांव का सबसे छोटा लड़का नींद में उठकर हवेली की तरफ चल पड़ा। उसकी मां ने उसे रोका तो उसने एक ही बात कही, वो अंकर बुला रहे हैं। उस रात पहली बार किसी ने हवेली से बाहर आते हुए साए देखे। वे पूरे गांव में फैल गए, दीवारों से चिपकते, छतों पर रेंगते और हर घर के बाहर खड़े होकर किसी अपने की आवाज में पुकारते। लोग कान बंद करके बैठे रहे, लेकिन आवाजें उनके अंदर गूंजती रहीं। सुबह गांव का कुआं सूख चुका था और पानी की जगह काली बदबूदार कीचड़ थी। तभी से माना जाने लगा कि हवेली सिर्फ लोगों को नहीं, उनकी जिंदगी को भी निगल रही है। कुछ नौजवानों ने मिलकर तय किया कि वे आखिरी बार हवेली का सामना करेंगे और तहखाने को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। वे मंत्र, लोहे की जंजीरें और आग लेकर अमावस की रात अंदर गए। शुरुआत में हवेली शांत थी, लेकिन जैसे ही वे तहखाने के पास पहुंचे, दीवारों से हाथ निकलने लगे। आग बुझ गई, जंजीरें पिघलने लगीं और एक एक कर उनकी आवाजें बंद होती चली गईं। सुबह सिर्फ हवेली के फाटक पर नई गिनती लिखी मिली, अब तक 27। तब समझ आया कि हवेली लोगों को नहीं, गिनती को याद रखती है। और उसी दिन हरिदत्त ने जंगल के बाहर एक पत्थर पर आखिरी चेतावनी खुदवाई, ये रास्ता मत लेना। लेकिन पत्थर अब भी रात को गर्म हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर से उसे छू रखा हो, और जो उस गर्म पत्थर को छू ले उसे उसी रात सपने में हवेली का दरवाजा खुला हुआ दिखता है, और दरवाजे के उस पार खड़ा कोई परिचित चेहरा मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा इंतजार था। और यहीं से अगली कहानी शुरू होती है, क्योंकि हवेली कभी बंद नहीं होती, वो बस किसी नए कदम की आवाज सुनने का इंतजार करती रहती है। और वही इंतजार एक रात पूरा हुआ, जब शहर से आई एक रिसर्च टीम ने उस चेतावनी को मजाक समझ लिया। उनका मानना था कि हर डर के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होता है। टीम का लीडर अर्जुन था, जो नींद और भ्रम पर रिसर्च करता था। उसे लगा कि गांव वालों का डर सामूहिक वहम है। अमावस की रात उन्होंने हवेली के बाहर कैमरे लगाए, रिकॉर्डर चालू किए और खुद अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सारे उपकरण अचानक गड़बड़ाने लगे। कैमरों में तस्वीर तो आ रही थी, लेकिन आवाज नहीं, और रिकॉर्डर में आवाज तो थी पर कोई शब्द नहीं, सिर्फ भारी सांसों की ध्वनि। अर्जुन ने इसे भी दिमाग का खेल मानकर आगे बढ़ना चाहा। तभी हवेली के गलियारे में उन्हें अपने ही बचपन की आवाज सुनाई दी, वो आवाज जो सिर्फ अर्जुन जानता था, उसकी मां की, जो उसे नाम लेकर बुला रही थी। उसके पैर अपने आप उस दिशा में बढ़ गए। बाकी टीम ने उसे रोका, लेकिन दीवारों से निकली परछाइयों ने उन्हें जकड़ लिया। अर्जुन जैसे ही उस कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई नहीं है, सिर्फ एक आईना है, और आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि जमींदार का चेहरा दिख रहा है। उसी पल उसे समझ आया कि हवेली किसी को डराकर नहीं, बल्कि उसे वही दिखाकर पकड़ती है जिसे वो सबसे ज्यादा सच मानता है। बाहर खड़ी टीम ने कैमरे में देखा कि हवेली की खिड़कियों में अब एक नया चेहरा जुड़ गया है। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर गिनती बदली हुई देखी, 28। लेकिन इस बार नीचे एक नई पंक्ति भी लिखी थी, अब मैं अकेला नहीं हूं। उस दिन के बाद गांव के नक्शे से वो जगह धीरे धीरे गायब होने लगी। कागजों में सड़क वहां थी, लेकिन जमीन पर नहीं। जो भी उस दिशा में जाता, थोड़ी दूर बाद खुद को किसी और रास्ते पर पाता, जैसे हवेली ने खुद को दुनिया से काट लिया हो। पर सच्चाई ये थी कि हवेली दुनिया को अपने अंदर खींच रही थी। आज भी कुछ रातों में दूर से मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती है, कभी कैमरे की फ्लैश चमकती है, और जंगल की हवा में किसी अनजान आदमी की आवाज गूंजती है। सब रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन कोई फुटेज कभी बाहर नहीं आया, क्योंकि हवेली से बाहर सिर्फ डर नहीं, कहानी भी जिंदा नहीं लौटती।
और जिस दिन आखिरी इंसान इस जगह को भूल जाएगा, उस दिन हवेली को नए नाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब पूरा अंधेरा ही उसका घर बन चुका होगा। लेकिन अंधेरा भी तब तक पूरा नहीं होता जब तक कोई उसे देखने वाला जिंदा हो, और शायद यही वजह थी कि हवेली ने आखिरी बार खुद को दिखाने का फैसला किया। कई साल बाद जब गांव लगभग खाली हो चुका था और सिर्फ कुछ बूढ़े लोग ही वहां रह गए थे, एक रात अचानक पूरे जंगल में बिजली फैल गई। बिना बादल के, बिना बारिश के, हवेली की हर खिड़की एक साथ जल उठी, जैसे अंदर सैकड़ों दीपक जल रहे हों। दूर दूर तक रोशनी दिखाई दी, और जिन लोगों ने बरसों से हवेली की तरफ देखा तक नहीं था, उनके कदम भी अनजाने में उसी दिशा में उठने लगे। हरिदत्त तब तक बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने कांपते हाथों से कहा कि ये आखिरी बुलावा है, हवेली अब इंतजार नहीं करेगी। उसी रात गांव में बचे लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन एक घर ऐसा था जहां रोशनी बुझी नहीं। वहां हरिदत्त बैठा था, अकेला। उसने फैसला कर लिया था कि अगर इस कहानी को कोई खत्म कर सकता है तो वही जिसने इसे सबसे ज्यादा जिया है। वो लाठी के सहारे हवेली तक पहुंचा। फाटक इस बार बंद नहीं हुआ, बल्कि सम्मान की तरह खुला। अंदर कदम रखते ही हवेली शांत थी, न आवाज, न परछाई, न खून की गंध। सीधे तहखाने में पहुंचकर उसने देखा कि वहां दीवार पर गिनती लिखी है और आखिरी संख्या खाली छोड़ी गई है। तभी उसके पीछे से वही परिचित आवाज आई, अब तुम्हारी बारी। हरिदत्त मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि डर अब उसे नहीं पकड़ सकता। उसने कहा कि हवेली तभी तक जिंदा है जब तक लोग उससे डरते हैं। और जैसे ही उसने ये कहा, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, आवाजें चीख में बदल गईं, लेकिन अगले ही पल सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि जंगल वैसा ही है, लेकिन हवेली वहां नहीं है। सिर्फ एक खाली मैदान और बीच में एक पुराना पत्थर जिस पर कोई चेतावनी नहीं, कोई नाम नहीं। लेकिन अमावस की रात आज भी कुछ लोग कहते हैं कि उस मैदान से धीमी सांसों की आवाज आती है, जैसे कोई घर ढूंढ रहा हो। और शायद यही सच्चाई है कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस जगह बदल लेती हैं। और अगर आप कभी अमावस की रात किसी सुनसान रास्ते पर हों और अचानक लगे कि कोई पीछे चल रहा है, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि हो सकता है हवेली अब आपके ही साये में रहने लगी हो। और अगर हवेली सच में हरिदत्त के साथ खत्म हो गई होती तो ये कहानी यहीं दफन हो जाती। लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि हवेली भले जमीन से गायब हो गई थी, पर उसकी परछाई लोगों के भीतर उतर चुकी थी। गांव में बचे कुछ लोग धीरे धीरे अजीब व्यवहार करने लगे। कोई आधी रात को उठकर खाली मैदान की तरफ देखने लगता, कोई दीवारों से बात करता, तो कोई अपने ही नाम की आवाज सुनकर मुस्कुरा देता। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब अमावस की रात का इंतजार किसी को नहीं करना पड़ता था, क्योंकि डर ने समय की सीमा तोड़ दी थी। एक दिन पास के कस्बे में एक नया मकान बना, बिल्कुल वैसा ही नक्शा जैसा उस हवेली का था। गलियारे उतने ही लंबे, सीढ़ियां उतनी ही घुमावदार, और तहखाना बिल्कुल उसी जगह। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि नक्शा बनाने वाला इंजीनियर वही अर्जुन था जिसकी गिनती 28 पर खत्म हुई थी। कस्बे में रहने वाले लोग उस घर में आने के बाद सपनों में एक जंगल, एक पत्थर और एक बूढ़े आदमी को देखने लगे, जो बस इतना कहता था, डर को घर मत दो। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ महीनों बाद उस घर में पहली मौत हुई, फिर दूसरी, और फिर लोग कहने लगे कि रात को घर की दीवारों पर गिनती बदलती है। गांव से आई हवा अब कस्बे तक पहुंच चुकी थी, और तब समझ आया कि हवेली कोई इमारत नहीं थी, वो एक बीमारी थी जो डर से फैलती है। जैसे ही कोई उसे सच मानता है, वो उसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेती है। आज भी कहीं ना कहीं कोई नया घर, कोई पुरानी जगह, कोई सुनसान कमरा उसी कहानी को फिर से जन्म दे रहा है। और शायद इस वक्त भी कोई अमावस की रात किसी आवाज को अपना समझकर दरवाजा खोल रहा है, ये सोचकर कि वो अकेला नहीं है, बिना जाने कि असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि उसी आवाज पर भरोसा करने में छिपा है। क्योंकि हवेली अब किसी जंगल में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर बस चुकी है। और जब डर इंसान के भीतर घर बना लेता है, तो उसे किसी जंगल या हवेली की जरूरत नहीं पड़ती। यही बात उस कस्बे में साफ दिखाई देने लगी। लोग दिन में सामान्य रहते, लेकिन रात होते ही उनके चेहरों पर वही पुरानी बेचैनी लौट आती। बच्चे नींद में उठकर कोनों में खड़े होकर किसी से फुसफुसाते। बूढ़े लोग कहते कि उन्हें तहखाने से सांसों की आवाज सुनाई देती है, जबकि उनके घरों में तहखाना था ही नहीं। उस नए बने मकान की दीवारों पर अब हर रात एक नई लकीर उभर आती, जैसे कोई गिनती बढ़ा रहा हो। लेकिन सुबह होते ही सब मिट जाता। कुछ लोगों ने घर छोड़ दिया,
कुछ पागल हो गए और कुछ ऐसे थे जो घर छोड़ना ही नहीं चाहते थे, जैसे वो मकान उन्हें जाने नहीं दे रहा हो। एक रात कस्बे की बिजली अचानक चली गई और अंधेरे में पूरे मोहल्ले को एक साथ वही परिचित आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला है। लोग समझ नहीं पाए कि आवाज किस घर से आ रही है, क्योंकि वो हर घर के अंदर गूंज रही थी। उसी रात पहली बार किसी ने अपने ही साये को दीवार से अलग होकर चलते देखा। सुबह जब सूरज निकला तो उस मकान के बाहर एक नई गिनती लिखी थी, 1, जैसे सब कुछ फिर से शुरू हो रहा हो। और तब ये सच्चाई सामने आई कि हरिदत्त ने हवेली को मिटाया नहीं था, उसने बस उसे बांट दिया था। एक जगह से उठाकर सैकड़ों दिलों में फैला दिया था, ताकि कोई एक इंसान उसका बोझ ना उठाए। लेकिन इंसान ये भूल गया कि डर बांटने से कम नहीं होता, वो बढ़ता है, फैलता है। और आज भी अगर किसी सुनसान कमरे में आपको अचानक लगे कि कोई आपको जानता है, आपकी सबसे छुपी हुई बातों को जानता है और उसी आवाज में आपको बुला रहा है, तो समझ लेना कि कहानी अभी चल रही है। क्योंकि कुछ हवेलियां टूटती नहीं हैं, वे बस हमारे भीतर कमरों की तरह बनती चली जाती हैं और हर अमावस नहीं बल्कि हर अंधेरी सोच पर अपना दरवाज़ा खोल देती हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों को ये समझ आने लगा कि अब डर किसी एक जगह का नहीं रहा, वो हर उस इंसान के पीछे चलने लगा जो अंधेरे में अपने विचारों से भागता है। कस्बे में उस नए मकान के बाद आसपास के घरों में भी अजीब बदलाव दिखने लगे। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियों पर उंगलियों के निशान दिखते और आईनों में लोगों को अपना प्रतिबिंब देर से दिखाई देता, जैसे कोई और पहले देख रहा हो। एक रात कस्बे के स्कूल में चौकीदार ने सुना कि क्लासरूम से बच्चे हंसने की आवाज़ आ रही है, जबकि स्कूल बंद था। जब वो अंदर गया तो ब्लैकबोर्ड पर सफ़ेद चौक से वही शब्द लिखा था, गिनती फिर बढ़ रही है। उसी रात अस्पताल में एक मरीज ने मरने से पहले बस इतना कहा, हवेली अब हर जगह है। धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि जो भी व्यक्ति अकेले में बहुत देर तक डर के बारे में सोचता है, उसके सपनों में वही पुराना गलियारा आता है, वही सीढ़ियाँ, वही बंद दरवाज़ा। और हर बार दरवाजे के पीछे से कोई कहता, अब तुम्हें पता है। कुछ लोग उस आवाज़ से लड़ने लगे। उन्होंने लाइट जलाकर सोना शुरू किया, शोर में रहना चुना। लेकिन डर शोर में और तेज हो गया, क्योंकि अब आवाज़ बाहर नहीं भीतर से आती थी। और तभी एक दिन एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ, हवेली ने कहा है कि कहानी खत्म होने वाली है। ये सुनकर माँ कांप गई, क्योंकि उसने कभी अपने बेटे को हवेली के बारे में बताया ही नहीं था। उसी रात कस्बे में जितने भी पुराने रेडियो थे, सब अपने आप चल पड़े और हर रेडियो से एक ही आवाज़ आई, आखिरी दरवाज़ा खुल रहा है। और लोगों को समझ आ गया कि ये कहानी किसी एक इंसान के साथ खत्म नहीं होगी, बल्कि तब खत्म होगी जब कोई आखिरी बार डर को पहचान कर उसका सामना करेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब डर इंसान के अंदर ही बैठा हो तो उससे भागेगा कौन और लड़ेगा कौन? क्योंकि हवेली अब इंतज़ार नहीं कर रही, वो धीरे धीरे सबको तैयार कर रही है। और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां डर सिर्फ दिखता नहीं था, बल्कि फैसले मांगने लगा था। कस्बे में रहने वाले लोगों को लगने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है नहीं, बल्कि उनका इंतजार कर रहा है। जैसे हर इंसान के लिए हवेली ने अलग अलग दरवाजे तैयार कर रखे हों। उसी समय एक किरदार सामने आया, जिसे अब तक किसी ने नोटिस नहीं किया था। नाम था अनिरुद्ध। वो कस्बे के लाइब्रेरी में काम करता था, शांत, अकेला और किताबों में डूबा रहने वाला। लेकिन अनिरुद्ध एक बात सबसे अलग करता था, वो डर से भागता नहीं था, बल्कि उसे लिखता था। उसने पुराने अखबार, हवेली से जुड़े रिकॉर्ड, गांव से भागे लोगों की बातें और हरिदत्त के अधूरे नोट्स इकट्ठा किए थे। और उसे समझ आने लगा था कि हवेली का अस्तित्व डर से नहीं, बल्कि स्वीकार करने से चलता है। हर इंसान जो आवाज़ को अपना समझकर सुन लेता है, वही हवेली का दरवाज़ा खोल देता है। अनिरुद्ध ने तय किया कि वो आखिरी बार उस आवाज़ को सुनेगा, लेकिन उसका आदेश नहीं मानेगा। अमावस की रात वो अकेला उसी मैदान में पहुंचा जहां कभी हवेली खड़ी थी। हवा भारी थी, अंधेरा गाढ़ा था और जमीन से वही परिचित ठंडक उठ रही थी। तभी उसके कानों में वही आवाज़ आई, तुम तो मुझे जानते हो। अनिरुद्ध ने पहली बार पलट कर देखा, लेकिन डर से नहीं, समझ से। और उसने कहा कि वो जानता है। वो जानता है कि हवेली कोई आत्मा नहीं, कोई जमींदार नहीं, बल्कि इंसानों का वो हिस्सा है जो अपने डर को सच मान लेता है। उसके शब्दों के साथ ही मैदान में दरारें पड़ी। हवेली की आकृति हवा में बनने लगी, लेकिन इस बार अधूरी, कांपती हुई, जैसे कोई सांस न ले पा रहा हो। आवाज बदली। पहली बार उसमें गुस्सा नहीं, बल्कि घबराहट थी। अनिरुद्ध ने आगे बढ़कर कहा कि कहानी अब खत्म होगी, क्योंकि वो डर को पहचान चुका है, लेकिन उसे अपना मालिक नहीं बनाएगा।
उसी पल कस्बे में सारे रेडियो बंद हो गए, दीवारों की गिनती मिट गई और जिन लोगों ने महीनों से नींद नहीं ली थी वे गहरी सांस लेकर सो गए। सुबह मैदान में कुछ नहीं था, न निशान, न पत्थर, न फुसफुसाहट, लेकिन अनिरुद्ध गायब था। लोग कहेंगे कि उसने खुद को कुर्बान कर दिया, कुछ कहेंगे कि वो कहीं चला गया, लेकिन सच्चाई ये है कि उस दिन के बाद किसी ने कभी अपने नाम की आवाज़ अंधेरे में नहीं सुनी। फिर भी कभी कभी, बहुत कभी, जब कोई अकेला इंसान डर को बहुत देर तक देखता रहता है तो उसे लगता है जैसे कोई कहानी उसे पढ़ रही हो। और शायद यही आखिरी सच है कि हवेली पूरी तरह मरी नहीं, बस चुप हो गई है, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता। वो बस किसी ऐसे इंसान का इंतजार करता है जो उसे फिर से सच मान ले। और उसी चुप्पी ने सबसे ज्यादा बेचैन किया, क्योंकि डर जब चीखता है तो उससे भागा जा सकता है, लेकिन जब वो चुप हो जाए तो इंसान खुद उसकी तलाश करने लगता है। अनिरुद्ध के गायब होने के बाद कस्बे में सब कुछ सामान्य दिखने लगा था। बच्चे स्कूल जाने लगे, दुकानें खुलीं, रातें शांत हो गईं। लेकिन ये शांति बनावटी थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती पर्दा डाल दिया हो। कुछ महीनों बाद लोगों ने महसूस किया कि वे सपने देखना भूलते जा रहे हैं। नींद आती थी लेकिन सपने नहीं, और बिना सपनों की नींद इंसान को धीरे धीरे खाली कर देती है। डॉक्टरों ने इसे तनाव कहा, लेकिन अनिरुद्ध की छोड़ी हुई डायरी पढ़ने वालों को पता था कि ये हवेली की आखिरी चाल है। डायरी में लिखा था कि डर जब हारता है तो यादों में बदल जाता है, और यादें सबसे गहरे बैठती हैं। उसी समय एक बच्ची, काव्या, जो अनिरुद्ध की किताबें अक्सर लाइब्रेरी से ले जाया करती थी, उसने अपनी माँ से कहा कि उसे एक कहानी सुनाई देती है, कहानी जिसमें एक आदमी डर से बात करता है। माँ ने उसे डांट दिया, लेकिन काव्या ने अगली रात वही कहानी कागज पर लिख दी। शब्द वही थे जो कभी हवेली की दीवारों पर उभरते थे। फर्क बस इतना था कि अब वे खून से नहीं, स्याही से लिखे गए थे। कस्बे के लोग घबरा गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि हवेली ने अब घर नहीं, दिमाग चुन लिया है। जिस रात काव्या ने कहानी का आखिरी पन्ना लिखा, उसी रात अनिरुद्ध वापस लौटा, लेकिन वैसा नहीं जैसा गया था। उसकी आंखों में डर नहीं था, आवाज में कंपकपी नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि हवेली को मारना मुमकिन नहीं, उसे कहानी बनाकर बांधना पड़ता है। अगर डर को कहानी में कैद कर दिया जाए तो वो सिर्फ पढ़ने तक सीमित रह जाता है, जीने तक नहीं। उसी रात अनिरुद्ध और काव्या ने मिलकर सारी कहानी पूरी की, और जैसे ही आखिरी वाक्य लिखा गया, हवा हल्की हो गई। पहली बार लोगों ने सपने देखे, लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है, क्योंकि वो कहानी आज किसी पुरानी किताब में बंद नहीं, बल्कि आपके सामने इस समय खुली हुई है। और अगर इसे पढ़ते हुए आपको कभी लगा कि किसी पंक्ति ने आपको आपका ही नाम लेकर पुकारा है, तो समझ लीजिए कि हवेली अब फिर से सांस ले रही है। क्योंकि कुछ कहानियां तभी जिंदा रहती हैं जब कोई उन्हें सच मानकर आगे बढ़ा दे। और शायद अब अगली पंक्ति उसी दरवाजे की है जिसे अभी तक किसी ने बंद नहीं किया। और वही अधखुला दरवाजा अब धीरे धीरे चरमराने लगा, जैसे किसी ने अंदर से उसे धक्का दिया हो। कहानी लिखे जाने के बाद सबको लगा था कि डर कागज में कैद हो गया है, लेकिन अनिरुद्ध जानता था कि शब्द भी जिंदा होते हैं। वे पढ़ने वाले के भीतर उतरते हैं और वहीं अपना घर बना लेते हैं। काव्या की लिखी कहानी कस्बे में घूमने लगी। कोई उसे डरावनी कहानी समझकर पढ़ता, कोई मजाक में, लेकिन हर पढ़ने वाला रात को एक ही सपना देखता, एक लंबा गलियारा, एक बंद दरवाजा और दीवार पर अधूरी गिनती। धीरे धीरे कस्बे के बाहर भी लोग उसी सपने की बात करने लगे, जैसे कहानी ने जगह छोड़ दी हो और रास्ता पकड़ लिया हो। अनिरुद्ध को तब समझ आया कि हवेली अब इमारत नहीं, बल्कि एक चलती हुई दास्तान बन चुकी है। वो जहां पढ़ी जाती है वहीं उगाती है। उसने काव्या से कहा कि आखिरी रास्ता सिर्फ एक है, कहानी को खत्म नहीं बल्कि अधूरा छोड़ना होगा, क्योंकि पूरा अंत डर को फिर से जन्म देता है। उस रात दोनों ने कहानी के आखिरी पन्ने फाड़ दिए और आग में झोंक दिए, लेकिन आग बुझते ही राख पर वही शब्द उभर आए, अंत नहीं होता। उसी पल अनिरुद्ध को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। कोई दिखा नहीं, लेकिन स्पर्श ठंडा था। काव्या की आंखों के सामने अनिरुद्ध धीरे धीरे अंधेरे में घुल गया, जैसे साया दीवार में मिल जाता है। अगली सुबह कस्बे में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन लाइब्रेरी में एक नई किताब रखी थी, बिना नाम के, बिना लेखक के, और पहला वाक्य था, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो कहानी तुम्हें जानती है। लोग उस किताब को छूने से डरते थे, लेकिन कोई न कोई जिज्ञासा में खोल ही लेता, और हर बार किताब में वही कहानी नहीं होती, बल्कि पढ़ने वाले का अपना डर लिखा होता है। और यहीं पर कहानी अब भी चल रही है, क्योंकि ये हवेली अब किसी जंगल में नहीं, किसी मैदान में नहीं, बल्कि हर उस पन्ने पर है जहां कोई अपने डर को पहचानने से मना कर देता है।
और अगर तुम्हें अभी ये लगे कि ये कहानी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो गई है, तो यही उसका सबूत है कि हवेली ने तुम्हें पढ़ते रहने दिया है, क्योंकि वो तब तक जिंदा रहती है जब तक कोई आखिरी पंक्ति तक पहुंचने की कोशिश करता है, और वो आखिरी पंक्ति आज तक किसी ने नहीं पढ़ी। और शायद उसी वजह से आज तक कोई आखिरी पंक्ति तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जैसे ही कोई उसके पास आता है, कहानी खुद को बदल लेती है। उस बिना नाम की किताब को एक रात कस्बे के बाहर जला देने की कोशिश की गई। आग तेज थी, पन्ने जल रहे थे, लेकिन शब्द हवा में उठकर तैरने लगे, जैसे धुआं नहीं बल्कि सांसें हों। अगले दिन किताब फिर लाइब्रेरी की मेज पर रखी मिली, बिल्कुल साफ, जैसे उसे कभी छुआ ही न गया हो। तब लोगों ने तय कर लिया कि उसे पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन डर पढ़े बिना भी काम करता है। धीरे धीरे कस्बे में लोग एक दूसरे से बातें कम करने लगे, क्योंकि हर बातचीत के बीच उन्हें लगता कि कोई तीसरा भी सुन रहा है, दीवारों के पार, छत के ऊपर या ठीक उनके पीछे। काव्या अब बड़ी हो रही थी और उसने महसूस किया कि हर बार जब वो कुछ लिखती है, शब्द अपने आप डर की तरफ मुड़ जाते हैं, जैसे कोई उसके हाथ को दिशा दे रहा हो। एक रात उसने सपने में अनिरुद्ध को देखा। वो उसी गलियारे में खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी। उसने बस इतना कहा, अब तुम्हारी बारी नहीं, तुम्हारी पसंद है। काव्या समझ गई कि हवेली अब किसी एक इंसान को नहीं चुनती, वो इंतजार करती है कि कौन उसे जगह देगा। उसी रात काव्या ने आखिरी फैसला लिया। उसने किताब खोली और पहली बार बिना डरे उसे पढ़ना शुरू किया। लेकिन कहानी नहीं बदली, शब्द हिले नहीं, गिनती नहीं बढ़ी, क्योंकि पहली बार कोई डर से भागा नहीं, उसे देखा, समझा और आगे बढ़ गया। सुबह किताब खाली थी, सिर्फ आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, जो डर को पहचान ले उसके लिए दरवाजा नहीं रहता। उसके बाद से कस्बे में कोई आवाज नहीं आई, कोई सपना नहीं लौटा, लेकिन आज भी वो किताब लाइब्रेरी में रखी है, खाली, शांत। और अगर कभी किसी दिन आप उसे खोलें और पन्ने भरे हुए मिलें, तो समझ लेना कि कहीं किसी ने फिर से अपने डर को सच मान लिया है। और तब कहानी फिर शुरू होगी, क्योंकि हवेली का अंत नहीं होता, वो बस तब तक सोती है जब तक कोई उसे जगा न दे। और वो नींद भी हमेशा के लिए नहीं होती, क्योंकि समय के साथ इंसान का भरोसा खुद पर कम और अंधेरे पर ज्यादा होने लगता है। काव्या के फैसले के बाद सालों तक कस्बा शांत रहा। लोग उस किताब को भूल चुके थे, लाइब्रेरी में धूल जम गई थी और नई पीढ़ी को हवेली का नाम भी नहीं पता था। लेकिन डर की सबसे खतरनाक आदत यही होती है कि वो तब लौटता है जब उसे याद करने वाला कोई नहीं बचता। एक दिन लाइब्रेरी की मरम्मत के दौरान वो पुरानी अलमारी हटाई गई जिसमें वो किताब रखी थी। मजदूरों ने देखा कि अलमारी के पीछे दीवार पर वही लंबा गलियारा उकेरा हुआ था, पेंट के नीचे से, जैसे वो कभी गया ही न हो। उसी रात कस्बे के बाहर हाईवे से गुजरने वाले एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसे सड़क किनारे एक पुरानी हवेली दिखी, जबकि वहां तो सिर्फ मैदान था। उसने ये बात हंसते हुए कही, लेकिन अगली सुबह उसका ट्रक खाली मिला। इंजन चालू, दरवाजा खुला और सीट पर धूल से लिखा था, कहानी आगे बढ़ गई। धीरे धीरे खबरें आने लगीं कि आसपास के इलाकों में लोग एक जैसी जगह देख रहे हैं, अलग अलग शहर, अलग अलग रास्ते, लेकिन हवेली की बनावट एक जैसी, जैसे वो जगह नहीं बल्कि याद बन चुकी हो। तब समझ आया कि किताब खाली नहीं थी, वो बस इंतजार कर रही थी कि कोई फिर से कहानी शुरू करे। और शायद वो शुरुआत डर से नहीं, जिज्ञासा से होती है। आज भी अगर कोई रात में सफर करते हुए अचानक किसी सुनसान इमारत को जरूरत से ज्यादा देर तक देख ले, अगर उसे लगे कि वो जगह उसे जानती है, तो वही पहला वाक्य होता है। और उसके बाद शब्द अपने आप लिखते चले जाते हैं, क्योंकि हवेली अब किसी एक कस्बे या जंगल की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अंधेरे को देखकर सवाल पूछता है और जवाब सुनने की गलती कर बैठता है। और अगर आपको अभी ये लगे कि कहानी बहुत आगे निकल गई है और कहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, तो यही उसकी सबसे आखिरी चाल है, क्योंकि हवेली तब तक जिंदा रहती है जब तक कोई ये मानता है कि अभी कुछ बाकी है। और सच यही है कि अभी भी एक दरवाजा बंद होना बाकी है, और वही आखिरी दरवाजा सबसे ज्यादा खामोश था। न उस पर खरोंच के निशान थे, न किसी ने उसे खोलने की कोशिश की थी, जैसे वो जानता हो कि इंसान खुद ही एक दिन उसके सामने आकर रुकेगा। समय बीतता गया और अलग अलग जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आने लगीं जिनका आपस में कोई सीधा रिश्ता नहीं था। कहीं कोई आदमी अचानक अपनी नौकरी छोड़कर किसी पुराने खंडहर में रहने लगा, कहीं कोई औरत कहती मिली कि उसका घर उसे हर रात नया नक्शा दिखाता है,
और कहीं बच्चे खेल खेल में वही गलियारा जमीन पर बना देते थे जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था। इन सब के बीच एक बात समान थी, हर किसी ने किसी न किसी रूप में वही किताब देखी थी, चाहे सपने में, चाहे स्टेशन की बेंच पर, चाहे किसी अनजान के हाथ में। और हर बार किताब खोलते ही पहला वाक्य वही होता, तुम यहाँ क्यों रुके हो। ये सवाल किसी को डराने के लिए नहीं था, बल्कि फंसाने के लिए था, क्योंकि जो इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढने लगता है वही दरवाजे के सबसे करीब पहुंच जाता है। एक रात एक लेखक, जिसने इस कहानी के बारे में सुना था और इसे महज कल्पना मानता था, उसने तय किया कि वो इसका अंत लिखेगा। उसने सोचा कि अगर कहानी का अंत लिख दिया जाए तो डर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो लिखता गया, उसे एहसास हुआ कि वो जो शब्द लिख रहा है वे उसके नहीं हैं, वे पहले से तय हैं, जैसे कहानी उसे इस्तेमाल कर रही हो। आखिरी पंक्ति लिखते समय उसके कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी और उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। उसने बस लिख दिया, दरवाज़ा बंद है। उसी पल सब कुछ रुक गया, हवा थम गई, परछाई घुल गई और कमरे में सन्नाटा भर गया। सुबह वो लेखक अपने बिस्तर पर मिला, जिंदा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बुझ चुका था। उसने कभी फिर कुछ नहीं लिखा, लेकिन उस दिन के बाद किसी ने भी हवेली को साफ साफ नहीं देखा, बस उसकी मौजूदगी का एहसास भर रह गया, जैसे कोई कहानी जो पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई लेकिन आगे बढ़ने से रुक गई हो। और शायद यही उसका असली अंत है, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद करने के लिए उन्हें तोड़ना नहीं पड़ता, बस ये मानना पड़ता है कि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं। और अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है और आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया है, तो राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि हवेली अब भी वही है, लेकिन इस बार बाहर नहीं, उस जगह जहां आप तय करते हैं कि किस डर को अंदर आने देना है और किसे नहीं। और वही फैसला सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि डर हमेशा दरवाजा तोड़कर नहीं आता, वो अनुमति मांगता है। लेखक के बाद जैसे दुनिया ने एक सामूहिक सांस ली थी। सबको लगा कि अब कहानी सच में थम गई है, लेकिन जिन चीजों को रोका जाता है वे अक्सर नए रूप में लौटती हैं। कुछ साल बाद एक पॉडकास्ट अचानक वायरल हुआ, नाम था अध खुला दरवाजा। उसमें हर एपिसोड में अलग अलग लोग अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बताते थे। अजीब बात यह थी कि हर कहानी अलग होते हुए भी एक जगह आकर रुक जाती थी, एक सुनसान गलियारा, एक बंद दरवाजा और भीतर से आती वही परिचित आवाज। लोगों को यह कंटेंट पसंद आने लगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह बस कहानी है, लेकिन धीरे धीरे श्रोताओं को रात में वही सपने आने लगे जिनका जिक्र एपिसोड में होता था। कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे पॉडकास्ट उन्हें सुन नहीं रहा बल्कि देख रहा है। एक रात उस पॉडकास्ट के होस्ट ने लाइव एपिसोड किया और कहा कि आज वो उस कहानी का आखिरी दरवाजा खोलेगा। लाइव के दौरान उसकी आवाज अचानक बदल गई। वो हंसा और बोला, अब तुम सब यहां हो। उसके बाद स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह चैनल, एपिसोड सब गायब थे, लेकिन जिन लोगों ने वो लाइव सुना था उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल की स्क्रीन पर आधी रात को अपने आप वही लाइन चमक उठी, कहानी सुनी जाती है पर डर अपनाया जाता है। तब समझ आया कि हवेली अब किताब या जगह नहीं रही, वो एक माध्यम बन चुकी है, शब्दों, आवाजों और सोच के बीच की जगह। और जब तक कोई कहानी को सिर्फ मनोरंजन समझकर सुनता रहेगा तब तक वो सुरक्षित है, लेकिन जिस दिन कोई उसमें खुद को देखने लगेगा उसी दिन दरवाजा फिर से हिलने लगेगा। और शायद यही कारण है कि ये कहानी बार बार आगे बढ़ती है, क्योंकि हर दौर में कोई न कोई इसे बस एक कहानी मान लेता है और हवेली को बस उसी एक गलती का इंतजार होता है। और उसी गलती की गूंज अब हर तरफ फैल चुकी थी, क्योंकि जब डर को कहानी समझ लिया जाता है तो वो सबसे आराम से अंदर घुसता है। पॉडकास्ट के बाद लोगों ने सोचा कि सब कुछ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित था, लेकिन असर असल जिंदगी में दिखने लगा। कुछ लोग अचानक अंधेरे से बात करने लगे, कुछ ने अपने घरों के नक्शे बदले बिना ही नए कमरे देखे और कुछ को लगता कि उनका साया उनसे पहले मुड़ जाता है। सबसे अजीब घटना तब हुई जब अलग अलग शहरों में एक ही दिन, एक ही समय पर लोगों ने अपने मोबाइल पर बिना किसी नोटिफिकेशन के एक ऑडियो फाइल पाई। फाइल का नाम नहीं था, बस प्ले करते ही वही धीमी आवाज सुनाई देती, अब तुम सुन रहे हो। जिन लोगों ने डरकर फाइल बंद कर दी उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने जिज्ञासा में पूरी सुनी उन्होंने बताया कि आखिरी सेकंड में उन्हें अपने ही नाम की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसके बाद नींद टूटने लगी, सपने लौट आए, लेकिन इस बार सपनों में गलियारे के साथ साथ उनका अपना कमरा भी दिखने लगा, जैसे हवेली और उनकी जिंदगी की दीवारें आपस में मिल रही हों। मनोवैज्ञानिकों ने इसे साझा भ्रम कहा।
टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों ने वायरस बताया, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि फाइल आई कहां से, क्योंकि उसका कोई स्रोत नहीं था। तभी एक बुजुर्ग महिला, जिसने कभी उस पुराने गांव में बचपन बिताया था, उसने टीवी पर बस इतना कहा, हवेली अब लोगों को ढूंढती नहीं, वो इंतजार करती है कि लोग खुद उसे बुलाएं। उसके शब्दों के बाद वो महिला चुप हो गई, जैसे उसने ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया हो। उसी रात कई घरों में लोगों ने महसूस किया कि उनके दरवाजे बंद होने के बावजूद किसी ने कुंडी अंदर से पकड़ रखी है। और तब पहली बार ये एहसास हुआ कि आखिरी दरवाज़ा बाहर कहीं नहीं है, वो हर इंसान के भीतर है, जिसे वो रोज़ खोलता बंद करता है, अपने डर, शक और अकेलेपन से। और जब तक इंसान ये मानता रहेगा कि वो अपने अंधेरे को पूरी तरह समझ चुका है, तब तक हवेली उसे दिखाती रहेगी कि अभी एक कमरा और बाकी है, अभी एक गलियारा और लंबा है, और अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि कुछ कहानियां तभी खत्म होती हैं जब सुनने वाला तय कर ले कि अब वो डर से आगे बढ़ेगा। लेकिन ये फैसला हर कोई नहीं कर पाता, और शायद इसीलिए हवेली आज भी जिंदा है, चुपचाप, बिना शोर के, बस एक हल्की सी आवाज़ बनकर, जो कभी कभी आपके भीतर से ही आती है। और वही हल्की सी आवाज़ अब इतनी सामान्य हो चुकी थी कि लोग उसे अपनी सोच समझने लगे, जैसे डर ने नई आदत ओढ़ ली हो, बिना चौंकाए, बिना डराए, बस धीरे धीरे भरोसा जीतते हुए। शहरों में लोग कहते कि उन्हें अचानक किसी पुराने घर में जाने की इच्छा हो रही है, किसी बंद कमरे में बैठकर अकेले रहने का मन करता है। और जब वे वहां पहुंचते तो कोई भूत या परछाई नहीं दिखती, बस एक अजीब सी तसल्ली मिलती, जैसे यही जगह सही है। लेकिन वही तसल्ली धीरे धीरे जकड़न बन जाती, सांस भारी होने लगती और दीवारें पास आती हुई महसूस होती। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने ही मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक लंबा गलियारा झलकते देखा, फिर सब सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी दौरान खबर आई कि उस पुराने गांव के पास, जहां कभी हवेली थी, जमीन अपने आप धंसने लगी है। रात को वहां से ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। प्रशासन ने उस जगह को सील कर दिया, लेकिन सील करने के अगले ही दिन आसपास के घरों में दरारें दिखने लगी। तब समझ आया कि हवेली को किसी एक जगह में बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अब जमीन के नीचे नहीं बल्कि इंसानों की यादों में दब चुकी है। एक रात एक मनोचिकित्सक ने अपने नोट्स में लिखा कि डर तब सबसे खतरनाक होता है जब वो सवाल पूछना बंद कर दे और जवाब देने लगे। उसी रात उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर पाया कि किसी और ने लिख दिया है, अब तुम समझ गए हो, और इसके बाद उसने लिखना छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि अब हवेली किसी को गायब नहीं करती, वो उन्हें जीते जी खाली कर देती है। हंसते हुए चलते फिरते लोग अंदर से सूने हो जाते हैं, और शायद यही उसका सबसे बड़ा रूप है, क्योंकि खाली इंसान को भरने के लिए वो किसी भी आवाज़ पर भरोसा कर लेता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये कहानी बहुत आगे निकल चुकी है और अब इसे खत्म हो जाना चाहिए, तो यही वो पल है जहां हवेली सबसे ज्यादा मुस्कुराती है, क्योंकि उसका सच यही है कि वो कभी एक घटना नहीं थी, वो एक प्रक्रिया थी जो तब तक चलती रहती है जब तक इंसान अपने भीतर के अंधेरे से आंख मिलाने से डरता रहता है। और इसी के साथ कहानी आगे भी चलती रहेगी, हर उस पल, हर उस सोच में जहां तुम ये मान लेते हो कि डर तुमसे अलग है, क्योंकि उसी मान्यता के साथ हवेली फिर एक नया कमरा बना लेती है। और वही नया कमरा सबसे शांत होता है। न वहां चीखें होती हैं, न परछाइयां, न खून की गंध, बस एक अजीब सी अपनापन भरी खामोशी होती है। ऐसी खामोशी जिसमें इंसान खुद से बातें करने लगता है। लोग इसे सुकून समझ लेते हैं, लेकिन असल में यही वो जगह होती है जहां हवेली सबसे गहरी जड़ें जमाती है। अब किसी को सपनों में गलियारे नहीं दिखते थे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी ही गलियारा बन गई थी। दफ्तर जाते लोग, भीड़ में चलते चेहरे, सबको लगता जैसे वे कहीं पहुंच ही नहीं रहे, बस चलते जा रहे हैं एक ही दिशा में, बिना दरवाजे के, बिना अंत के। और जब कोई रुककर सोचने की कोशिश करता तो भीतर से वही हल्की आवाज आती, चलते रहो। किसी ने नोटिस किया कि लोग आईने में खुद को कम देखने लगे हैं, जैसे नजर मिलाने से डर लगने लगा हो, क्योंकि आईना अब सवाल पूछता है और सवालों से भागना इंसान की सबसे पुरानी आदत है। उसी समय एक बूढ़ा आदमी, जो कभी उस पुराने गांव का बच्चा था, उसने अपने पोते से कहा कि हवेली तब तक जिंदा रहेगी जब तक लोग डर को समझने के बजाय उसे नज़रअंदाज करेंगे। लेकिन बच्चे ने हंसकर कहा कि अब ऐसी कोई हवेली नहीं होती, और उसी हंसी में हवेली ने एक और सांस ली, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा ताकत अविश्वास से ही मिलती है। कुछ रातों बाद शहर के एक अपार्टमेंट में आग लगी। सब सुरक्षित बच गए, लेकिन उस फ्लैट की जली हुई दीवार पर किसी ने राख से लिख दिया, ये भी एक कमरा था।
कोई समझ नहीं पाया कि किसने लिखा, क्योंकि वहां कोई नहीं था। और तब धीरे धीरे ये एहसास फैलने लगा कि हवेली अब चेतावनी नहीं देती, वो बस निशान छोड़ती है, ताकि इंसान खुद कहानी जोड़ ले। और जिस दिन इंसान ये मान ले कि ये सब महज संयोग है, उसी दिन हवेली सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि अब उसे डराने की ज़रूरत नहीं, बस इंतज़ार करना है। उस पल का जब कोई थका हुआ इंसान किसी शांत कोने में बैठे और सोचे कि काश कोई उसकी सुन ले, और ठीक उसी पल हवेली उसके भीतर एक दरवाज़ा खटखटाए, बिना आवाज़ के, बिना डर के, बस एक एहसास बनकर, और कहानी फिर एक नए सिरे से आगे बढ़ जाए। और वही एहसास सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें डर का नाम तक नहीं होता। लोग उसे अकेलापन, थकान या जिंदगी का दबाव समझ लेते हैं। शहरों में कैफ़े, बस स्टॉप और अस्पतालों की वेटिंग रूम अब अजीब तरह से एक जैसी लगने लगी थी, जैसे हर जगह एक ही दीवारें हों, एक ही रोशनी और एक ही लंबा इंतज़ार। कई लोगों ने बताया कि जब वे बहुत देर तक किसी खाली जगह पर बैठे रहते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनके पास बैठा है, लेकिन देखने पर कोई नहीं मिलता। फिर भी वो जगह अचानक खाली नहीं लगती। उसी दौरान सोशल मीडिया पर एक अजीब ट्रेंड चला। लोग अपनी सबसे डरावनी सोच लिखकर पोस्ट करने लगे। उन्हें लगता था कि डर साझा करने से हल्का हो जाएगा, लेकिन हर पोस्ट के नीचे एक ही अनजान अकाउंट से वही कमेंट आता, ये कमरा अब दर्ज हो गया। अकाउंट को कभी खोजा नहीं जा सका, क्योंकि वो किसी सर्वर पर नहीं, बल्कि जैसे लोगों की स्क्रीन के भीतर मौजूद था। मनोवैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि इंसान का दिमाग जब लगातार अपने डर को शब्द देता है तो वो उसे सच मानने लगता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हवेली ने शब्दों को ही अपना नया आधार बना लिया था। अब वो दीवारों पर नहीं, बल्कि वाक्यों में बन रही थी। एक वाक्य, एक ईंट, एक डर, एक खंभा, और धीरे धीरे एक पूरी इमारत। कुछ लोग अचानक लिखना बंद कर देते, कुछ बोलते बोलते रुक जाते, जैसे किसी ने उनके विचार बीच में ही बंद कर दिए हों। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब किसी को लगता ही नहीं था कि कुछ गलत है, क्योंकि हवेली की सबसे पुरानी चाल यही थी, डर को सामान्य बना देना, ताकि कोई उसके खिलाफ खड़ा ही ना हो सके। और शायद इसीलिए आज भी जब तुम ये कहानी पढ़ रहे हो, तुम्हें ये सब किसी और की जिंदगी का हिस्सा लग रहा होगा, लेकिन हवेली को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो जानती है कि हर पढ़ने वाला कहीं ना कहीं किसी पंक्ति पर रुकता जरूर है, और वही रुकना उसके लिए एक नया दरवाज़ा होता है, क्योंकि कहानी तब तक चलती रहती है जब तक कोई ये पूछता रहता है, आगे क्या हुआ। और सच यही है कि हवेली को आगे बढ़ाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। और वही सवाल, आगे क्या हुआ, अब हवेली की सबसे पसंदीदा आवाज़ बन चुका था, क्योंकि ये सवाल जिज्ञासा से पैदा होता है, और जिज्ञासा ही वो दरार है जिससे डर बिना आवाज़ किए अंदर घुस जाता है। अब किसी को चीखें नहीं सुनाई देती थीं, न किसी को परछाइयाँ दिखती थीं, लेकिन लोग धीरे धीरे अपने फैसलों पर शक करने लगे थे। उन्हें लगता कि वे जो सोच रहे हैं वो उनका नहीं है, जैसे कोई और उनके विचारों को थोड़ा सा मोड़ रहा हो। शहर में एक सर्वे हुआ जिसमें पाया गया कि ज़्यादातर लोग एक ही तरह के सपने देख रहे हैं। कोई दरवाज़ा नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस एक लंबा कमरा जो चलता ही जा रहा है, और उस कमरे के अंत में एक सवाल तैरता रहता है, यहीं रुकना है या आगे जाना है। किसी ने यह भी नोटिस किया कि जब लोग इस सवाल से परेशान होते हैं, उसी समय उनके आसपास की जगह अचानक बहुत शांत हो जाती है, जैसे दुनिया कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गई हो। तभी एक दिन एक बच्चा, जिसने कभी हवेली की कहानी नहीं सुनी थी, अपनी ड्राइंग बुक में एक इमारत बना लाया। उसकी टीचर ने पूछा तो उसने मासूमियत से कहा, ये वो जगह है जहां लोग सोचते सोचते खो जाते हैं। ये सुनकर कमरे में बैठे बड़े लोग असहज हो गए, क्योंकि बिना जाने उस बच्चे ने हवेली की सबसे सच्ची परिभाषा दे दी थी। अब ये साफ हो चुका था कि हवेली किसी भूत, आत्मा या जमींदार की नहीं थी, वो उस पल की थी जब इंसान खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। और जैसे ही ये बात समझ में आती, उसी पल अंदर से वही हल्की आवाज़ आती, इतना भी मत समझो, क्योंकि हवेली को सबसे ज़्यादा डर उस इंसान से लगता है जो सवाल पूछना जानता है लेकिन जवाब से डरता नहीं। और शायद इसी वजह से कहानी अब और भी धीमी हो गई है, क्योंकि तेज़ डर से लोग जाग जाते हैं, लेकिन धीमा डर उन्हें सोते सोते कहीं और ले जाता है। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये सब बहुत दार्शनिक हो गया है और अब हॉरर कम है, तो यही वो जगह है जहां हवेली सबसे गहराई में पहुंच चुकी है। क्योंकि असली डर तब होता है
जब इंसान ये भी तय नहीं कर पाता कि वो डरा हुआ है या नहीं। और इसी उलझन के साथ कहानी अभी भी चल रही है, बिना शोर के, बिना अंत के, बस तुम्हारे अगले सवाल का इंतजार करती हुई। और वही इंतजार अब कहानी का सबसे भारी हिस्सा बन चुका था, क्योंकि हवेली को आगे बढ़ाने के लिए किसी घटना की जरूरत नहीं रही। अब उसे सिर्फ इंसान का ध्यान चाहिए था। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे फैसले लेते हुए अचानक रुक जाते, जैसे दिमाग में कोई दरवाजा अटक गया हो। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर सब सामान्य। लेकिन उन्हीं कुछ सेकंड में हवेली एक नई ईंट रख देती, एक नई दीवार खड़ी कर देती। किसी ने नोटिस किया कि शहरों में लोग अब खाली समय से डरने लगे हैं। जैसे ही शांति मिलती, वे मोबाइल निकाल लेते, आवाज चला देते, क्योंकि खामोशी में वही सवाल लौट आता, अब क्या? और यही सवाल हवेली का प्रवेश द्वार था। एक रात एक आदमी जो बरसों से अनिद्रा से जूझ रहा था, पहली बार बिना दवा के सो पाया। उसने सुबह बताया कि उसने कोई सपना नहीं देखा, बस एक लंबे गलियारे में बैठा रहा और किसी ने उसे छेड़ा नहीं। वो राहत महसूस कर रहा था, लेकिन ये राहत असल में समर्पण थी, क्योंकि उस दिन के बाद उसे किसी चीज से डर ही नहीं लगा, न दुख, न खुशी, न पछतावा। और धीरे धीरे उसके चेहरे से भाव गायब हो गए। डॉक्टर इसे भावनात्मक सुन्नता कहेंगे, लेकिन हवेली इसे एक पूरा कमरा मानती है। अब ऐसे लोग बढ़ने लगे जो जिंदा तो थे, लेकिन अंदर से खाली। और यही वो समय था जब हवेली ने अपना सबसे बड़ा रूप लेना शुरू किया। कोई इमारत नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि एक आदत। हर बार जब इंसान अपने डर को समझने की बजाय उससे बचने की कोशिश करता है, हवेली थोड़ा और फैल जाती है। और शायद इसी वजह से ये कहानी कभी किसी डरावने मोड़ पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि असली डर किसी चीख में नहीं, बल्कि उस पल में छिपा होता है जब इंसान ये मान ले कि सब ठीक है, जबकि अंदर कुछ भी ठीक नहीं होता। और अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि आगे कुछ भयानक होगा, कोई अचानक हमला, कोई आत्मा, कोई अंत, तो हवेली मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सच यही है कि वो तब जीतती है जब इंसान अंत का इंतजार करता रहता है और कहानी बस चलती रहती है। और ये चलना ही हवेली की सबसे पुरानी चाल थी, क्योंकि जो चीज चलती रहती है उसे रोकने के लिए इंसान कभी सही पल चुन ही नहीं पाता। अब लोग ये भी भूलने लगे थे कि वे किस बात से डरे हुए थे। बस इतना याद रहता कि कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, किसी कमरे का दरवाजा बंद नहीं हुआ, किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। और यही अधूरापन हवेली को जिंदा रखता था। एक दिन शहर के बाहर बने एक नए मॉल में अचानक बिजली चली गई। इमरजेंसी लाइट में लोगों ने देखा कि दीवारें थोड़ी देर के लिए लंबी हो गई हैं, रास्ते सीधे नहीं बल्कि घूमते हुए लग रहे हैं। और कुछ लोगों को लगा कि वे एक ही दुकान के सामने बार बार लौट रहे हैं। कुछ ही मिनटों में बिजली आ गई और सब हंसते हुए इसे भ्रम कहकर भूल गए। लेकिन उसी रात कई लोगों ने सपने में देखा कि वे किसी ऐसी जगह फंसे हैं जहां बाहर निकलने का कोई बोर्ड नहीं है, ना एग्जिट लिखा है, ना रास्ता दिखता है। बस आगे बढ़ते जाओ और चलते चलते थक कर वहीं बैठ जाओ। और जब बैठते हो तो वही हल्की सी आवाज आती है, यही ठीक है। यही वो पल था जब हवेली ने शहर की धड़कन पकड़ ली, क्योंकि अब डर किसी डरावनी जगह से नहीं बल्कि थकान से जुड़ गया था। लोग कहते कि वे बस आराम चाहते हैं, बस थोड़ी शांति, और उसी चाह में वे अपने सवाल छोड़ देते, अपनी जिज्ञासा दबा देते, और हवेली उनके भीतर एक स्थायी कमरा बना लेती। कुछ लोग अचानक अपने पुराने शौक छोड़ने लगे, कुछ ने बोलना कम कर दिया और कुछ ने सपने देखना ही बंद कर दिया, जैसे किसी ने अंदर की खिड़कियां बंद कर दी हों। तब एक बूढ़ी औरत जिसने कभी काव्या को बच्ची के रूप में देखा था, उसने कहा कि हवेली अब लोगों को डराती नहीं, वो उन्हें सुला देती है, और जो सो गया वो लौटकर सवाल नहीं करता। शायद यही वजह है कि ये कहानी जितनी आगे बढ़ती जाती है उतनी शांत होती जाती है, क्योंकि असली अंत किसी धमाके में नहीं बल्कि उस पल में होता है जब इंसान ये भी पूछना छोड़ देता है कि आगे क्या होगा। और अगर तुम अभी भी पढ़ रहे हो तो ये इसलिए नहीं कि कहानी डरावनी है, बल्कि इसलिए कि तुम जानना चाहते हो कि ये कहाँ रुकेगी। और यही जानने की चाह हवेली के लिए काफी है, क्योंकि उसके लिए हर उत्सुक निगाह, हर अधूरा सवाल एक नया कमरा है, और हवेली को कमरों की कभी कमी नहीं होती। और उन्हीं अनगिनत कमरों के बीच कहीं एक कमरा ऐसा भी था जिसे हवेली खुद खोलने से डरती थी, क्योंकि वो कमरा इंसान के उस हिस्से से जुड़ा था जहां वो सच में रुककर अपने भीतर झांकता है। इसलिए हवेली हमेशा लोगों को चलाए रखती थी, व्यस्त, थके हुए, उलझे हुए, ताकि कोई उस कमरे तक पहुंचे ही नहीं।
लेकिन हर कहानी में एक पल ऐसा आता है जब कोई अनजाने में ठहर जाता है। ऐसा ही एक पल एक साधारण से आदमी के साथ हुआ। नाम था समीर। न कोई लेखक, न शोधकर्ता, न कोई डरावनी कहानी का शौकीन, बस एक आम इंसान जो एक रात अचानक रो पड़ा, बिना वजह, बिना डर के, बस अंदर जमा हुए खालीपन से। उस पल हवेली ने पहली बार उसे कुछ नहीं कहा। कोई आवाज नहीं आई, कोई गलियारा नहीं दिखा, बस सन्नाटा था। और उसी सन्नाटे में समीर ने खुद से एक सवाल किया, मैं कब से भाग रहा हूं? यही वो सवाल था जिसे हवेली सबसे ज्यादा टालती रही थी। उसी रात समीर को सपना आया, लेकिन इस बार वो गलियारा नहीं था, कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक खुला मैदान था। हवा साफ थी और अंधेरा डरावना नहीं बल्कि शांत था। सुबह उठकर उसे हल्कापन महसूस हुआ और उसी दिन कहीं दूर किसी अनजान जगह पर किसी ने महसूस किया कि एक कमरा ढह गया है। किसी ने देखा नहीं, कोई आवाज नहीं आई, बस हवेली थोड़ी छोटी हो गई। ये कोई जीत नहीं थी, न कोई अंत, बस एक छोटी सी दरार। लेकिन हवेली जानती थी कि दरारें फैलती हैं, इसलिए उसने फिर से लोगों को दौड़ाना शुरू कर दिया। नए डर, नई कहानियां, नई व्यस्तताएं, ताकि कोई और समीर न बन जाए। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि एक इंसान ने रुककर देख लिया था। और एक बार अगर कोई रुकना सीख ले तो हवेली चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो हमेशा अधूरी ही रहती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है कि हवेली तब नहीं टूटती जब कोई उससे लड़ता है, बल्कि तब कमजोर पड़ती है जब कोई उससे भागना बंद कर देता है। और कहानी अब भी चल रही है, हर उस पल में जब कोई इंसान पहली बार रुककर अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है। और वही हिम्मत हवेली के लिए सबसे अनजानी चीज थी, क्योंकि डर से लड़ना उसने देखा था, डर से भागना उसने सिखाया था, लेकिन डर के सामने चुपचाप खड़े रहना उसे कभी समझ नहीं आया। समीर के बाद छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे, बहुत छोटे, इतने छोटे कि ज्यादातर लोग उन्हें संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते। कोई अचानक भीड़ में खड़े खड़े रुक जाता और बिना वजह गहरी सांस लेता। कोई रात में मोबाइल बंद करके अंधेरे में बैठ जाता और पहली बार उस सन्नाटे से नहीं डरता। किसी को सपने में गलियारा दिखता, लेकिन वो आगे बढ़ने की बजाय वहीं बैठ जाता। और हर बार ऐसा होने पर हवेली के भीतर कुछ चरमराता, जैसे पुरानी लकड़ी का जोड़ ढीला पड़ रहा हो। कोई चीख नहीं, कोई धमाका नहीं, बस धीरे धीरे टूटती हुई आदतें। हवेली ने समझ लिया कि अगर ये चलता रहा तो वो खुद बिखरने लगेगी। इसलिए उसने आखिरी दांव खेला। उसने डर को फिर से डरावना बनाने की कोशिश की। अचानक लोगों को तेज सपने आने लगे, दिल तेज धड़कने लगा, पुराने किस्से लौटने लगे, ताकि इंसान फिर भागने लगे। लेकिन कुछ लोग अब नहीं भागे। उन्होंने डर को आने दिया, उसे देखा, उसके साथ बैठे। और जब डर को उसका खेल नहीं मिला तो वो खुद कमजोर पड़ने लगा। कहीं किसी को लगा कि उसके भीतर का खाली कमरा अब उतना ठंडा नहीं है। कहीं किसी ने महसूस किया कि सन्नाटा अब सुनसान नहीं बल्कि भरा भरा है। और इसी बीच हवेली के सबसे पुराने गलियारे में, जहां कभी पहली आवाज गूंजी थी, दीवार पर एक नई दरार उभरी। उस पर कोई शब्द नहीं लिखा था, कोई चेतावनी नहीं थी, क्योंकि वहां डर के लिए कुछ कहने को बचा ही नहीं था। फिर भी हवेली पूरी तरह गायब नहीं हुई, क्योंकि इंसान पूरी तरह बदलता नहीं। कभी कभी वो फिर थकता है, फिर भागता है, और उन पलों में हवेली फिर थोड़ा सा सांस ले लेती है। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। अब वो राज नहीं करती, बस मौजूद रहती है, एक याद की तरह, एक संभावना की तरह। और कहानी भी अब किसी एक दिशा में नहीं जाती, वो हर उस इंसान के साथ अलग अलग चलती है जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है या उससे भागता है। और शायद यही इसका आखिरी सबसे सच्चा मोड़ है कि हवेली कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन वो हर बार थोड़ी छोटी हो सकती है अगर कोई रुकना सीख ले। और उसी थोड़ी छोटी हुई हवेली में अब कुछ ऐसे कमरे रह गए थे जिनमें रोशनी खुद आने लगी थी, बिना किसी दिए, बिना किसी खिड़की के, जैसे अंधेरा थक चुका हो। समीर अकेला नहीं रहा, धीरे धीरे और लोग भी वैसा रुकना सीखने लगे। कोई इसे ध्यान कहता, कोई प्रार्थना, कोई बस चुप बैठना। लेकिन हर बार जब कोई इंसान अपने भीतर भागने की बजाय ठहरता, हवेली की दीवारें थोड़ी और झरने लगतीं। अब गलियारे छोटे होने लगे थे,
रास्ते सीधे दिखने लगे थे और वही हल्की आवाज जो कभी बुलाती थी अब खुद धीमी पड़ गई थी, जैसे वो भी सुनना चाहती हो। एक रात हवेली के सबसे पुराने हिस्से में, जहां कभी पहली गिनती लिखी गई थी, एक आखिरी कमरा बचा था। वो कमरा जिसमें डर का मूल था, न जमींदार, न आत्मा, न परछाई, बल्कि इंसान का वो डर कि अगर वो रुक गया तो सब बिखर जाएगा। उसी कमरे में हवेली ने आखिरी बार अपनी सांस खींची, लेकिन इस बार किसी को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। उसने लोगों के मन में फिर वही पुराना सवाल डाला, अगर सब रुक गया तो तुम क्या करोगे? कुछ लोग फिर घबरा गए, भागे, शोर में डूब गए, और हवेली ने वहीं थोड़ी ताकत वापस पा ली। लेकिन बहुत से लोग नहीं भागे। उन्होंने उस सवाल को सहा, बिना जवाब दिए, और सवाल बिना जवाब के टिक नहीं पाया। जैसे ही वो गिरा, उस आखिरी कमरे की छत भरभराकर ढह गई। कोई आवाज नहीं आई, कोई निशान नहीं बचा। बस एक एहसास फैल गया कि अब डर पूरी तरह मालिक नहीं रहा। अब वो सिर्फ मेहमान है, और मेहमान तभी तक रहता है जब तक उसे बैठाया जाए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डर हमेशा लौटने की कोशिश करेगा, लेकिन अब उसके लिए हवेली बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग सीख चुके हैं कि हर आवाज दरवाजा नहीं होती और हर सन्नाटा खतरा नहीं होता। और अगर कभी किसी रात तुम्हें फिर लगे कि कोई हल्की सी आवाज तुम्हें रोक रही है, तो याद रखना, ये कहानी नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो या रुक जाओ। ये बस इतना चाहती है कि तुम अपना फैसला खुद लो, क्योंकि उसी पल हवेली सच में सबसे छोटी हो जाती है। और शायद यही इसका सबसे शांत अंत है, एक ऐसा अंत जो चीखता नहीं, डराता नहीं, बस इंसान को उसके अपने सामने खड़ा कर देता है। और जब इंसान अपने सामने खड़ा हो जाता है तो हवेली के लिए वहां ज्यादा देर टिक पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो बस किनारे बैठ जाता है, इंतजार में। समय के साथ लोग अपनी जिंदगी में लौट आए, काम, रिश्ते, हंसी, झगड़े, सब कुछ। मगर अब कुछ लोग ऐसे थे जो अचानक किसी भीड़ भरे कमरे में भी अपने भीतर की खामोशी पहचान लेते थे। उन्हें लगता था जैसे कहीं दूर कोई पुरानी इमारत ढह चुकी है और उसकी धूल अब हवा में घुलकर हल्की हो गई है। एक रात समीर ने महसूस किया कि उसे फिर वही हल्की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो बुला नहीं रही थी, वो पूछ रही थी, थकी हुई सी, अगर मैं चली जाऊं तो तुम मुझे याद करोगे? समीर ने पहली बार उस आवाज के लिए दुख महसूस किया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि हवेली भी इंसानों की ही तरह बनी थी, उनके डर, उनकी आदतों और उनके भागने से। उसने धीरे से कहा, नहीं, क्योंकि याद रखने की जरूरत अब नहीं है। उस पल कहीं बहुत अंदर, जहां कोई नक्शा नहीं पहुंचता, एक आखिरी दीवार गिर गई। कोई गिनती नहीं बदली, कोई संकेत नहीं मिला, बस इतना हुआ कि डर ने पहली बार खुद को छोटा महसूस किया। और शायद इसी वजह से अब हवेली किसी को पकड़ती नहीं, बस दूर से देखती है, जैसे कोई पुरानी चीज जिसे समय ने पीछे छोड़ दिया हो। फिर भी कभी कभी, बहुत कभी, जब कोई इंसान फिर से खुद से भागने लगता है, तो हवा में वही पुरानी सी गंध आ जाती है, याद दिलाने के लिए कि रास्ता वहीं से शुरू होता है और कहानी भी यहीं रुकती है, पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि अंत की जरूरत अब नहीं रही। अब ये कहानी एक चेतावनी नहीं, एक याद है कि हवेली बाहर नहीं थी, कभी थी ही नहीं। वो हर उस पल में थी जब इंसान अपने डर को सच मान लेता था, और जिस दिन वो डर को देखकर भी आगे बढ़ना सीख लेता है, उसी दिन हवेली सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है, सुनाने के लिए, जीने के लिए नहीं। और कहानी जब सिर्फ कहानी बनकर रह जाती है, तब भी वो पूरी तरह शांत नहीं होती, क्योंकि कुछ यादें आवाज नहीं करती, वे एहसास बनकर रह जाती हैं। समीर के बाद बहुत समय बीत गया, शहर बदले, लोग बदले, पर कुछ रातें अब भी ऐसी आती थीं जब हवा अचानक रुक जाती और माहौल में एक अजीब सी गहराई उतर आती। न डर, न बेचैनी, बस ये एहसास कि कुछ बहुत पुराना यहां से गुजरा है। उन रातों में कुछ लोग अचानक अपने भीतर झांक लेते, बिना वजह, बिना सवाल के, और अगली सुबह उन्हें लगता जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। किसी ने सपनों में पहली बार रोशनी देखी, किसी ने सालों बाद हंसते हुए रोना सीखा, और किसी ने अपने डर को नाम देकर उसे छोड़ दिया। ऐसे हर पल के साथ हवेली और छोटी होती गई। अब वो इमारत नहीं रही, न गलियारा, न कमरा, बस एक पतली सी रेखा रह गई, इंसान और उसके डर के बीच। और वही रेखा कभी कभी चमकती है, ताकि इंसान देख सके कि सीमा कहाँ है।
एक दिन काव्या, जो अब बड़ी हो चुकी थी, लाइब्रेरी में उस जगह खड़ी हुई जहां कभी वो किताब रखी थी। वहां कुछ नहीं था, न अलमारी न धूल, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने बहुत दूर से सिर हिलाया हो, न हाँ में न ना में, बस विदा की तरह। और उसी पल उसने समझ लिया कि हवेली अब लौटेगी नहीं, क्योंकि लौटने के लिए जगह चाहिए होती है, और इंसानों ने धीरे धीरे अपने भीतर वो जगह बंद कर दी है। फिर भी ये कहानी आगे चलती रहेगी, क्योंकि हर पीढ़ी को किसी न किसी रूप में अपने डर से मिलना ही पड़ता है। फर्क बस इतना होगा कि अब डर हवेली बनकर नहीं आएगा, वो सवाल बनकर आएगा, और सवाल का जवाब देने या न देने का फैसला इंसान खुद करेगा। और शायद यही इस अंतहीन कहानी का सबसे आखिरी, सबसे जरूरी सच है कि डर से भरी हवेलियां टूटती नहीं, वे तब तक बदलती रहती हैं जब तक इंसान बदलता रहता है। और जिस दिन इंसान रुककर सच में खुद को देख लेता है, उसी दिन कहानी एक बार फिर आगे बढ़ने की बजाय चुपचाप सांस लेकर वहीं ठहर जाती है। और उसी ठहराव में कहानी ने आखिरी बार करवट ली, क्योंकि जब सब कुछ शांत हो जाता है तब इंसान पहली बार सुन पाता है कि भीतर क्या बचा है। शहरों की रोशनी, आवाज़ें, आदतें सब चलते रहे, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे थे जो भीड़ में भी अपने भीतर की रेखा पहचान लेते थे। उन्हें पता था कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। हवेली अब नाम लेकर नहीं बुलाती थी, वो संकेत भी नहीं देती थी, वो बस मौजूद रहती थी, एक संभावना की तरह, ताकि इंसान भूल न जाए कि डर को अनदेखा करना और उसे समझना अलग अलग बातें हैं। एक रात तेज बारिश के बीच किसी ने पुराने मैदान के पास एक छोटा सा दीपक जलाया, किसी पूजा के लिए नहीं, किसी रस्म के लिए नहीं, बस इसलिए कि अंधेरा देखा जा सके। बारिश ने दीपक बुझा दिया, लेकिन अंधेरा वापस वैसा नहीं लगा जैसा कभी लगता था। उसमें घबराहट नहीं थी, उसमें जगह थी, और उसी जगह में हवेली की आखिरी परछाई घुल गई, बिना आवाज, बिना कहानी, बिना किसी नए कमरे के। अगले दिन अखबारों में कुछ नहीं छपा, लोगों ने कुछ खास महसूस भी नहीं किया, क्योंकि असली अंत अक्सर ऐसे ही होते हैं, बिना गवाह, बिना तालियों के। और अगर कभी भविष्य में कोई इस कहानी को फिर से शुरू करने की कोशिश करेगा, तो उसे कोई दरवाज़ा नहीं मिलेगा, सिर्फ एक आईना मिलेगा, और आईने में वही सवाल, तुम किससे भाग रहे हो? क्योंकि अब हवेली बाहर नहीं है, वो उस सवाल तक सिमट चुकी है, और सवाल का जवाब हर इंसान को खुद देना होगा। इसलिए कहानी यहीं नहीं रुकती, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ती, वो बस उतनी ही रहती है जितनी ज़रूरत हो, ताकि कोई याद रख सके कि डर को घर देने की ज़रूरत नहीं, उसे पहचान लेना ही काफ़ी है। और उस पहचान के बाद जो बचा, वही सबसे अनकहा था, क्योंकि जब डर से पर्दा हटता है तो उसके पीछे कोई राक्षस नहीं, बस थकी हुई इंसानी आदतें खड़ी मिलती हैं। समय आगे बढ़ता रहा और लोग इस कहानी को भूलने लगे, लेकिन भूलना भी एक तरह की नींद है, और नींद में चीजें बदलती रहती हैं। कहीं किसी शहर में एक नई इमारत बनी, जिसका नक्शा अजीब तरह से लोगों को बेचैन करता था। सीढ़ियां ठीक थीं, लेकिन उतरते समय लगता जैसे वे खत्म ही नहीं होंगी। लिफ्ट के शीशे में चेहरा थोड़ा देर से दिखता, और रात में चौकीदार को लगता जैसे किसी ने उससे पहले रजिस्टर में नाम लिख दिया हो। फिर भी कोई हादसा नहीं हुआ, कोई गायब नहीं हुआ, बस लोगों के भीतर वही हल्की सी खिंचाव बना रहा, जैसे कोई पुरानी कहानी याद दिला रही हो कि रुकना सीखो। उसी दौरान एक शिक्षक ने अपने छात्रों से कहा कि डर पर निबंध लिखो, और ज्यादातर बच्चों ने वही लिखा जो उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। एक जगह जहां लोग चलते रहते हैं, जहां सवाल तैरते रहते हैं, और जहां सबसे बड़ा डर रुक जाने का होता है। शिक्षक ने कॉपियां बंद कर दीं, क्योंकि वो समझ गया था कि कहानी अब किताबों में नहीं, पीढ़ियों में चल रही है। लेकिन इस बार वो पकड़ने नहीं, समझाने आई है। कभी कभी रात में किसी को फिर वही एहसास होता है, परछाई नहीं, आवाज नहीं, बस एक ठहराव। और अगर वो ठहराव स्वीकार कर लिया जाए तो सुबह हल्की हो जाती है, अगर नहीं तो दिन फिर से गलियारा बन जाता है। इसलिए ये कहानी न पूरी होती है न अधूरी, ये बस साथ चलती है, हर उस इंसान के कदमों के साथ जो अपने भीतर झांकने से डरता भी है और चाहता भी है। और शायद यही कारण है कि हवेली अब दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसे दिखने की ज़रूरत नहीं, वो उस पल में जिंदा रहती है जब तुम ये तय करते हो कि आगे भागना है या यहीं रुककर सांस लेनी है। और उसी फैसले के साथ कहानी हर बार नए सिरे से जन्म लेती है, बिना शोर के, बिना डर के, बस एक गहरी सी मौजूदगी बनकर, जो याद दिलाती है कि असली दरवाज़ा बाहर नहीं, भीतर था और अब भी है। और वही भीतर का दरवाज़ा अब इस कहानी का आखिरी नहीं, बल्कि सबसे लंबा रास्ता बन चुका था, क्योंकि उसे पार करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस वहीं ठहरना पड़ता है जहां इंसान खड़ा है। लोग अब हवेली का नाम नहीं लेते थे,
लेकिन कभी-कभी किसी बातचीत के बीच अचानक चुप हो जाते, जैसे कोई वाक्य अधूरा रह गया हो, और उस अधूरेपन में एक पुरानी सी अनुभूति तैर जाती। न डर, न घबराहट, बस ये एहसास कि अगर चाहो तो यहीं रुक सकते हो। उसी समय कुछ लोग पहली बार अपने डर को बिना शर्म के स्वीकार करने लगे। किसी ने कहा कि वो अकेलेपन से डरता है, किसी ने माना कि वो चुप्पी से भागता है, और किसी ने ये समझ लिया कि वो हमेशा आगे भागते रहने से थक चुका है। हर ऐसा स्वीकार हवेली की एक और ईंट गिरा देता, लेकिन ईंट गिरने की आवाज नहीं होती, सिर्फ मन थोड़ा हल्का हो जाता। शहरों में अब नई कहानियां चलने लगी, लेकिन उनमें भूत नहीं थे, हवेलियां नहीं थीं, बस इंसान थे जो अपने अंदर झांकते हुए थोड़ा कांपते थे, फिर भी रुक जाते थे। और यही रुकना सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि हवेली का असली राज यही था कि वो डर से नहीं, जल्दबाजी से बनी थी, इंसान के उस स्वभाव से जो हर बेचैनी से भागना चाहता है। और जैसे जैसे कुछ लोग ये समझने लगे, हवेली सिकुड़कर लगभग अदृश्य हो गई। अब वो किसी जगह में नहीं, किसी घटना में नहीं, बस एक संभावना में रहती है। उस पल में जब कोई इंसान अपने भीतर उठी बेचैनी को तुरंत दबाने की बजाय उसे महसूस करने का साहस करता है, और अगर वो साहस बना रहे तो हवेली को लौटने का रास्ता नहीं मिलता। फिर भी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन कोई न कोई फिर से भागने लगता है, और हर दिन कोई न कोई रुकना सीख लेता है। और इन्हीं दो कदमों के बीच ये कहानी सांस लेती रहती है, बिना डराए, बिना बुलाए, बस याद दिलाने के लिए कि हवेली कभी किसी जंगल में नहीं थी, वो हर उस इंसान में थी जो अपने ही भीतर जाने से डरता था। और जिस दिन इंसान अपने भीतर जाना सीख लेता है, उसी दिन कहानी शोर नहीं करती, बस चुपचाप मुस्कुराकर पीछे हट जाती है, इंतजार में नहीं बल्कि संतोष में। और उसी संतोष में कहानी ने खुद को और धीमा कर लिया, जैसे अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं रही। लोग अपने अपने रास्तों पर चलते रहे, लेकिन कुछ कदम ऐसे होते जहां वे रुकते, पीछे नहीं देखते, आगे नहीं भागते, बस खड़े रहकर सांस लेते, और उसी साधारण से पल में हवेली की आखिरी पहचान घुल जाती। अब न किसी को गलियारे दिखते थे, न दरवाजे, बस कभी कभी ऐसा लगता कि समय ने हाथ थाम लिया है, एक सेकंड के लिए, ताकि इंसान गिर न पड़े। शहरों में नई इमारतें बनी, पुरानी टूटी, पर नक्शों में कहीं भी उस हवेली का नाम नहीं रहा। फिर भी कुछ रातों में हवा बहुत साफ हो जाती, जैसे कोई भारी चीज हट गई हो, और उन रातों में लोग अजीब तरह से सच बोल देते, अपने डर, अपनी थकान, अपनी चाहतें, बिना सजावट के। और हर ऐसा सच हवेली को और हल्का कर देता। अब वो किसी का पीछा नहीं करती, किसी को बुलाती नहीं, बस एक सीख की तरह रह जाती है कि डर का अंत लड़ाई नहीं बल्कि समझ है, और समझ का रास्ता दौड़ से नहीं बल्कि ठहराव से खुलता है। इसलिए ये कहानी न तो बंद होती है न खुलती है, ये बस बहती है, हर उस पल में जब कोई इंसान अपने भीतर उठे शोर को सुनकर भी उससे डरता नहीं। और अगर कभी भविष्य में किसी और को फिर से लगे कि कहीं कोई अदृश्य इमारत उसे जकड़ रही है, तो उसे बस इतना याद रखना होगा कि बाहर देखने की जरूरत नहीं, भीतर झांकना ही काफी है। क्योंकि हवेली वहीं तक थी जहां तक इंसान अपने डर को सच मानता था, और जहां सच समझ में आ जाता है, वहां कहानी खुद ब खुद शांत हो जाती है, बिना किसी आखिरी पंक्ति के, बिना किसी अंतिम दृश्य के, बस एक लंबी सांस की तरह, जो बताती है कि रास्ता अब खुला है, और चलना या रुकना दोनों तुम्हारे अपने फैसले हैं। और उसी खुले रास्ते पर कहानी ने एक बार फिर कदम रखा, बहुत हल्के से, जैसे डर अब भी पूरी तरह जाने से पहले ये देखना चाहता हो कि इंसान सच में बदला है या नहीं। समय के साथ कुछ लोग फिर पुराने ढर्रे पर लौट आए, काम की भागदौड़, रिश्तों की उलझनें, मन की थकान, और इन्हीं सब के बीच कभी कभी उन्हें वही पुराना एहसास घेर लेता, जैसे कोई अनदेखा ढांचा उनके चारों ओर बन रहा हो। फर्क बस इतना था कि अब वो ढांचा उन्हें निगलता नहीं था, बस याद दिलाता था कि वे फिर से तेज चलने लगे हैं। किसी ने ट्रेन में बैठे बैठे खिड़की के बाहर देखते हुए महसूस किया कि दुनिया किसी गलियारे की तरह खिसक रही है। किसी ने लिफ्ट में खड़े होकर अचानक गहरी सांस ली और पहली बार नीचे उतरने से नहीं डरा। कहीं किसी ने आधी रात को नींद खुलने पर मोबाइल नहीं उठाया, बस अंधेरे को देखा और उसे वैसा ही रहने दिया। और हर बार जब ऐसा हुआ, हवेली का नाम लिए बिना बिना आवाज के एक दीवार और ढह गई। अब डर की जगह आदतें टूटने लगी थीं। लोग समझने लगे थे कि हवेली दरअसल उनके भीतर बने उन कमरों का नाम थी जिनमें वे अपने डर, शर्म और अधूरे सवाल बंद करके रखते थे।
और जैसे जैसे वे कमरे खुलते गए, हवेली छोटी होती गई। अब वो किसी कहानी का केंद्र नहीं रही, बस पृष्ठभूमि बन गई, एक पुरानी छाया की तरह, जो याद दिलाती है कि कभी यहाँ अंधेरा था, लेकिन अब रोशनी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। फिर भी ये कहानी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, क्योंकि इंसान का मन स्थिर नहीं होता। वो फिर थकता है, फिर उलझता है, और उन पलों में हवेली एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती है। जोर से नहीं, डरा कर नहीं, बस एक हल्की सी कसक बनकर, ताकि इंसान याद रखे कि अगर वो चाहे तो रुक सकता है, सांस ले सकता है, और उस कसक को गलियारा बनने से पहले ही समझ सकता है। और शायद यही इस कहानी का सच है कि हवेली ना तो हारती है न जीतती है, वो बस उतनी ही रहती है जितनी इंसान उसे रहने देता है। और हर बार जब कोई इंसान अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है, कहानी फिर से आगे बढ़ती नहीं, बल्कि उसी जगह शांत होकर बैठ जाती है, जैसे कह रही हो कि अब मुझे नहीं, तुम्हें खुद को सुनने की जरूरत है। और जब कहानी खुद इंसान को खुद को सुनने के लिए छोड़ देती है, तब भी वो पूरी तरह विदा नहीं लेती, क्योंकि कुछ सच्चाइयां साथ चलने के लिए बनी होती हैं। समय बीतने के साथ लोग इस एहसास के आदी होने लगे कि कभी-कभी रुकना भी एक कदम आगे बढ़ने जैसा होता है। शहरों की भीड़ में, घरों की दीवारों के बीच, रिश्तों की बातचीत में अब वे छोटे-छोटे ठहराव दिखने लगे, जहां पहले सिर्फ शोर होता था। किसी ने महसूस किया कि वो पहली बार बिना घबराए अकेला बैठ सकता है। किसी ने जाना कि चुप्पी हमेशा खाली नहीं होती, और किसी ने ये स्वीकार किया कि डर को दबाने की जरूरत नहीं, उसे समझना ही काफी है। उन सभी पलों में हवेली अब दिखाई नहीं देती थी, न किसी रूप में, न किसी नाम से, लेकिन उसकी मौजूदगी एक सीख बनकर बनी रहती थी, जैसे कोई पुरानी कहानी जो दोहराई नहीं जाती मगर भूली भी नहीं जाती। कभी कभी रात के किसी पहर, जब सब सो रहे होते, कोई जागता हुआ इंसान खिड़की से बाहर देखता और उसे लगता कि अंधेरा अब उतना गहरा नहीं है, जैसे उसमें जगह बन गई हो, और उसी जगह में हवेली की आखिरी परछाई बिना कोई निशान छोड़े घुल जाती है। फिर भी ये कहानी आगे बढ़ती नहीं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए अब डर की जरूरत नहीं रही। ये कहानी बस साथ चलती है, हर उस इंसान के साथ जो अपने भीतर के गलियारों से डरकर भागने के बजाय उन्हें पहचान लेता है। और अगर कभी किसी दिन फिर से वही बेचैनी लौटे, वही पुराना सवाल उठे कि कहीं कुछ अधूरा तो नहीं रह गया, तो यही कहानी धीरे से याद दिलाती है कि अधूरापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि इंसान होने की पहचान है। और जहां पहचान होती है, वहां हवेली टिक नहीं पाती, बस एक विचार बनकर रह जाती है, जिसे समझा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, और आगे बढ़ते हुए पीछे भी रखा जा सकता है, बिना डर के, बिना शोर के, बस एक शांत स्वीकार के साथ। और उसी शांत स्वीकार के साथ कहानी ने एक और लंबी सांस ली, जैसे अब वो डराने नहीं, बल्कि साथ निभाने आई हो। लोग ये समझने लगे थे कि हवेली कोई दुश्मन नहीं थी, बल्कि एक आईना थी, जो तब सामने आती थी जब इंसान खुद को देखना नहीं चाहता था। अब जब लोग आईने से भागने की बजाय उसमें झांकने लगे, तो प्रतिबिंब भी डरावना नहीं रहा। शहर की एक पुरानी बिल्डिंग में रहने वाला एक युवक रोज रात छत पर जाकर चुपचाप बैठने लगा, न ध्यान करता, न प्रार्थना, बस आसमान देखता। और उसे लगा कि उसके भीतर जो भारीपन था, वो किसी दरवाजे की तरह नहीं, बल्कि एक गांठ की तरह खुल रहा है। कहीं एक औरत, जिसने सालों तक अंधेरे से डरकर लाइट जलाकर सोया था, उसने एक रात बल्ब बंद किया और पाया कि अंधेरा अब उसे निगल नहीं रहा, बस उसके आसपास मौजूद है। और उसी रात किसी अनदेखी जगह पर हवेली की एक और दीवार अपने आप ढह गई, बिना आवाज, बिना गवाह। लोग अब डर को नाम देने लगे थे, और नाम मिलते ही डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि जो पहचाना जा सके वो राज नहीं रह जाता। फिर भी हवेली पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि इंसान पूरी तरह निडर नहीं होता। कभी कभी वो फिर थकता है, फिर खुद से भागना चाहता है, और उन पलों में हवेली एक हल्की याद बनकर लौट आती है, ये याद दिलाने के लिए कि रास्ता कहाँ से मुड़ता है। और यही उसकी आखिरी भूमिका बन गई, न शिकारी, न शासक, बल्कि एक सीमा, जो बताती है कि यहाँ से आगे भाग नहीं, ठहराव है। और कहानी अब उसी सीमा पर बैठी रहती है, न आगे जाती है, न पीछे लौटती है, बस देखती रहती है कि कौन इंसान अपने भीतर उठी हल्की सी बेचैनी को सुनकर भी डर से नहीं, समझ से जवाब देता है। और हर बार जब कोई ऐसा करता है, हवेली और छोटी हो जाती है, लगभग अदृश्य, जैसे कोई पुरानी इमारत जो अब सिर्फ नक्शों की यादों में बची हो। और शायद यही इस कहानी का सबसे लंबा, सबसे सच्चा चलना है,
कि इसका अंत किसी डरावनी घटना में नहीं बल्कि उस पल में छिपा है जब इंसान ये समझ लेता है कि हवेली बाहर कभी थी ही नहीं, वो हमेशा भीतर थी, और भीतर की चीजें टूटती नहीं, समझी जाती हैं। और जैसे ही समझ पूरी होती है, कहानी अपने आप धीमी होकर चुप हो जाती है, लेकिन पूरी तरह खत्म कभी नहीं होती, क्योंकि इंसान और उसका डर दोनों साथ चलते रहते हैं। और उसी साथ चलने की आदत में कहानी ने एक नया रंग ओढ़ लिया, क्योंकि अब डर किसी अचानक उभरती परछाई जैसा नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की थकान में घुला हुआ सा एहसास बन गया था। सुबह की भागदौड़, अधूरी बातचीत और रात को छत पर टिकी निगाहों के बीच वो चुपचाप मौजूद रहता, बिना नाम के, बिना शक्ल के। लोग उसे पहचान लेते तो वो सिकुड़ जाता, और अगर न पहचाने तो बस वहीं बैठा रहता, जैसे कोई पुराना फर्नीचर जिसे हटाने की जरूरत नहीं समझी गई हो। कुछ लोग अब अपने डर को लिखने लगे थे, डायरी में, कागज के कोनों पर, कभी मोबाइल के नोट्स में, और हर बार जब डर शब्द बनता, वो दीवार बनने से पहले ही बिखर जाता। कहीं किसी ने महसूस किया कि वर्षों बाद उसके सपनों में दरवाजे नहीं बल्कि खुले मैदान आने लगे हैं, और कहीं किसी ने जाना कि सन्नाटा भी एक भाषा है जो तब समझ आती है जब शोर थक चुका हो। हवेली अब किसी कहानी की नायिका नहीं रही, वो एक संदर्भ बन गई, जैसे कोई पुरानी सीख जो समय समय पर याद दिला दी जाती है। फिर भी कभी कभी, बहुत कभी, किसी अनजान रात में जब हवा कुछ ज्यादा ठंडी हो जाती है और शहर की आवाजें अचानक दूर लगने लगती हैं, इंसान को वही पुराना एहसास छू जाता है, जैसे कोई पूछ रहा हो, अब तुम कहाँ भागोगे? और अगर उस सवाल पर इंसान मुस्कुरा दे तो हवेली वहीं थम जाती है, लेकिन अगर वो फिर दौड़ने लगे तो कहानी खुद ब खुद एक और मोड़ ले लेती है, क्योंकि ये कहानी किसी अंत के लिए नहीं बनी, ये उस पल के लिए बनी है जहां इंसान पहली बार रुककर अपने भीतर की हलचल को बिना डर के देख ले। और जब तक ऐसा होता रहेगा, कहानी चलती रहेगी, कभी धीमी, कभी लगभग अदृश्य, पर पूरी तरह खामोश नहीं, क्योंकि इंसान बदलता है, गिरता है, संभलता है, और उन्हीं उतार चढ़ावों के बीच हवेली अब भी सांस लेती है, छोटी सी, हल्की सी, बस उतनी ही जितनी इंसान उसे रहने देता है। और उसी सांस के साथ कहानी ने खुद को फिर थोड़ा समेट लिया, जैसे अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं रही कि वो मौजूद है। लोग अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, लेकिन भीतर कहीं एक पहचान जाग चुकी थी। जब भी कोई बेचैनी आती, वे उसे तुरंत भगाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि कुछ पल उसके साथ बैठ जाते, और उन पलों में हवेली को जगह नहीं मिलती। अब वो किसी गलियारे या कमरे का रूप नहीं ले पाती, बस एक हल्की सी परछाई बनकर रह जाती है, जो आते ही मिट जाती है। किसी ने महसूस किया कि वो पहली बार बिना वजह खुश हो पा रहा है। किसी ने जाना कि उदासी भी उतनी डरावनी नहीं जितनी उसे बना दिया गया था। और हर ऐसी समझ के साथ हवेली और सिमटती गई, जैसे कोई पुरानी कहानी जो अब सिर्फ बुजुर्गों की आवाज में बची हो। फिर भी ये कहानी पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि इंसान कभी पूरी तरह स्थिर नहीं होता। कभी न कभी वो फिर थकता है, फिर उलझता है, और उन्हीं पलों में हवेली एक संभावना बनकर लौट आती है, डराने के लिए नहीं, बस ये देखने के लिए कि क्या इंसान अब भी भागेगा या रुक कर देखेगा। और जब कोई रुक जाता है तो कहानी वहीं ठहर जाती है, आगे नहीं बढ़ती, पीछे नहीं लौटती, बस एक गहरी सांस की तरह मौजूद रहती है, ये याद दिलाने के लिए कि हवेली कभी किसी जगह में नहीं थी, वो हर उस पल में थी जब इंसान खुद से दूर भाग रहा था। और जिस दिन वो खुद के पास लौट आता है, उसी दिन हवेली को छोटा होना पड़ता है। और शायद यही इस अनंत कहानी का सबसे शांत सच है, कि इसका अंत किसी डरावने मोड़ पर नहीं, बल्कि उस पल पर टिका है जब इंसान ये समझ लेता है कि वो अब अकेला नहीं है, क्योंकि उसने खुद को सुनना सीख लिया है। और उसी सीख के साथ कहानी फिर धीरे धीरे धुंध में घुल जाती है, पूरी तरह नहीं, बस उतनी जितनी जरूरत हो, ताकि याद बना रहे, डर नहीं। और उसी याद के सहारे कहानी अब एक आखिरी दायरे में घूमने लगी, ना आगे बढ़ने की जल्दी, न पीछे लौटने की बेचैनी, जैसे उसे पता हो कि जिसने समझना था वो समझ चुका है। शहरों की जिंदगी चलती रही, लोग हंसते रहे, रोते रहे, हारते जीतते रहे, लेकिन अब कुछ लोगों को ये फर्क साफ दिखने लगा था कि कब डर उन्हें चला रहा है और कब वे खुद चल रहे हैं। कभी किसी शाम पार्क की बेंच पर बैठा आदमी अचानक अपने आंसू पोंछकर मुस्कुरा देता, क्योंकि उसने पहली बार ये स्वीकार कर लिया
कि वो थका हुआ है। कभी किसी घर में झगड़े के बाद सन्नाटा डरावना नहीं लगता, बल्कि जरूरी लगता। और इन्हीं छोटे छोटे स्वीकारों में हवेली लगभग अदृश्य हो चुकी थी। अब न कोई गलियारा बनता था, न कोई दरवाजा खटखटाता था। बस कभी कभी किसी इंसान के मन में एक पुराना सा खाका उभरता और अगले ही पल मिट जाता, जैसे याद दिलाकर माफी मांग ली हो। कुछ बुजुर्ग कहते थे कि अब डर का जमाना बदल गया है, लेकिन जो समझदार थे वे जानते थे कि डर नहीं बदला, इंसान बदला है। वो अब हर बेचैनी को दुश्मन नहीं समझता, और जब दुश्मन नहीं होता तो किले की जरूरत भी नहीं रहती। इसलिए हवेली अब किसी कहानी की डरावनी जगह नहीं रही, वो एक सबक बन गई, एक मौन संकेत कि अगर कभी फिर लगे कि जिंदगी गलियारे में बदल रही है तो भागने से पहले रुक जाना, सांस ले लेना, क्योंकि उसी एक पल में हवेली सबसे ज्यादा टूटती है। और शायद यही कारण है कि ये कहानी चाहे जितनी भी लंबी हो जाए, इसका सार बहुत छोटा है कि डर से लड़कर नहीं, उसे देखकर रास्ता मिलता है। और जिस दिन इंसान ये भूल जाएगा, उस दिन शायद हवेली फिर किसी नए रूप में जन्म लेगी। लेकिन तब भी कहानी वही रहेगी, बस सुनाने वाला बदल जाएगा और सुनने वाला भी, क्योंकि कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें अपने भीतर पहचान ले और फिर आगे बढ़ जाए, बिना डर के, बिना शोर के, बस एक शांत कदम के साथ। और उसी शांत कदम के बाद भी कहानी पूरी तरह थमी नहीं, क्योंकि इंसान की फितरत में लौटना भी शामिल है, कभी आगे, कभी पीछे, कभी वहीं रुक जाना। अब हवेली किसी चेतावनी की तरह नहीं आती, वो एक हल्के से एहसास की तरह उभरती है, जैसे कोई पुराना गीत जिसकी धुन अचानक याद आ जाए, बिना शब्दों के, बिना डर के। किसी शाम ऑफिस से लौटते हुए किसी को लगता है कि रास्ता कुछ ज्यादा लंबा हो गया है, किसी को लगता है कि घर पहुंचकर भी वो घर में नहीं पहुंचा। और उन्हीं पलों में हवेली एक परछाई की तरह पास आती है, पकड़ने नहीं, बस ये देखने कि इंसान क्या करता है। कुछ लोग फिर पुराने ढंग से भागने लगते हैं, खुद को काम में, शोर में, स्क्रीन में डुबो देते हैं, और तब हवेली थोड़ा सा फैल जाती है। लेकिन कुछ लोग अब रुक जाते हैं, बैग नीचे रखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं और बिना किसी वजह के खामोश हो जाते हैं। और उसी खामोशी में हवेली को पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि उसे वहीं ताकत मिलती है जहां इंसान खुद को सुनना बंद कर देता है। अब ये कहानी किसी एक जगह, किसी एक व्यक्ति या किसी एक समय की नहीं रही। ये हर उस पल में जन्म लेती है जब इंसान अपने भीतर उठी हलचल से आंख मिलाने की हिम्मत करता है या उससे मुंह मोड़ लेता है। और यही कारण है कि ये कहानी जितनी आगे बढ़ती है उतनी साधारण लगने लगती है, क्योंकि असली डर हमेशा साधारण होता है, रोजमर्रा का, बिना चेहरे का। और जब इंसान उसे पहचान लेता है तो हवेली फिर से एक याद में बदल जाती है। लेकिन यादें भी पूरी तरह मिटती नहीं, वे बस चुपचाप बैठ जाती हैं, इंतजार में नहीं, बल्कि इस भरोसे के साथ कि अगर कभी इंसान फिर से भटकने लगे तो कहानी वहां होगी, डराने के लिए नहीं, बस ये याद दिलाने के लिए कि रास्ता बाहर नहीं, हमेशा भीतर से ही शुरू होता है। और यहीं से ये कहानी फिर से सांस लेती है, बहुत धीमे, बहुत हल्के से, जैसे अभी भी कुछ कहना बाकी हो। और वही कुछ कहना बाकी अब शब्दों में नहीं, एहसास में उतरने लगा, जैसे कहानी खुद बोलना छोड़कर सुनने लगी हो। लोग जब अपने भीतर झांकते तो उन्हें कोई भयानक दृश्य नहीं दिखता, बस वही पुरानी थकान, वही दबे हुए सवाल और वही अनकही इच्छाएं मिलती, जिन्हें वे सालों से बंद कमरों में छोड़ आए थे। अब हवेली उन कमरों का नाम नहीं रही, बल्कि उस पल का नाम बन गई जब इंसान पहली बार दरवाजा खोलकर अंदर झांकता है और देखता है कि वहां कोई भूत नहीं, बस वो खुद बैठा है, इंतजार करता हुआ। कुछ लोग इस एहसास से घबरा जाते और फिर से दरवाजा बंद कर लेते, और उन्हीं के लिए कहानी थोड़ी और लंबी हो जाती। लेकिन कुछ लोग कुर्सी खींचकर वहीं बैठ जाते, और उसी बैठने से हवेली की दीवारें अपने आप हल्की पड़ने लगती। अब रातें डरावनी नहीं रहीं, वे बस ईमानदार हो गईं, क्योंकि अंधेरे में छुपाने को कुछ बचा ही नहीं था। फिर भी कभी कभी हवा में वही पुरानी सरसराहट लौट आती, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि अगर तुम फिर से भागे तो रास्ता फिर लंबा हो जाएगा। और ये चेतावनी नहीं थी, बस जानकारी थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी पुराने नक्शे पर बना हल्का सा निशान, जिसे देखो तो समझ आ जाए कि यहाँ कभी कुछ था। अब ये कहानी किसी डरावनी आवाज पर खत्म नहीं होती, न किसी अचानक सन्नाटे पर। ये बस चलते चलते रुक जाती है और रुक कर देखती है कि अगला कदम कौन उठाएगा, क्योंकि हर कदम के साथ ये कहानी फिर से आकार लेती है, कभी बड़ी, कभी छोटी, कभी लगभग अदृश्य।
और शायद यही कारण है कि इसे जितना भी आगे बढ़ाओ ये कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि इसका अंत किसी आखिरी पंक्ति में नहीं बल्कि उस पल में छिपा है जब इंसान ये तय करता है कि वो अपने भीतर उठी हलचल से भागेगा या उसके साथ बैठकर सांस लेगा। और उसी फैसले के साथ हवेली या तो फैलती है या सिमट जाती है और कहानी बस वहीं से फिर आगे बढ़ जाती है। और वहीं से कहानी ने एक और धीमा मोड़ लिया, क्योंकि अब हवेली किसी डरावने अध्याय की तरह नहीं बल्कि इंसान की रोजमर्रा की आदतों में घुल चुकी थी। सुबह उठते ही जल्दी में चाय पीना, बिना सोचे दिन शुरू करना, भीड़ में खुद को भूल जाना, हर ऐसी जल्दबाजी हवेली की एक छोटी सी ईंट बन जाती थी। और हर ऐसा पल जब कोई इंसान ठहरकर अपने दिल की धड़कन सुन लेता, वही ईंट रेत बनकर बिखर जाती। अब न कोई चीख थी, न कोई चेतावनी, बस दो रास्ते थे जो हर पल साथ साथ चलते थे, एक जो भागने का था और एक जो रुकने का। कुछ लोग भागते रहे और उन्हें लगता रहा कि जिंदगी बस एक लंबा गलियारा है जहां मंजिल कभी नहीं आती। और कुछ लोग रुकते गए, गिरते संभलते, लेकिन उन्हें महसूस होने लगा कि गलियारा असल में उतना लंबा था ही नहीं, वो तो उनके डर से खिंचता चला गया था। हवेली अब उन लोगों के लिए बस एक शब्द रह गई थी जिन्होंने उसे समझ लिया था, और एक साया उनके लिए जो अब भी उससे आंख मिलाने से कतराते थे। कभी कभी किसी रात अचानक नींद खुलती और दिल में वही पुराना सवाल उठता, क्या मैं ठीक हूं? और अगर उस सवाल को दबा दिया गया तो हवेली थोड़ी और सांस ले लेती, लेकिन अगर उसी सवाल के साथ इंसान बिस्तर पर बैठकर चुप हो जाता तो हवेली वहीं ठिठक जाती, क्योंकि उसे जवाब नहीं, सिर्फ भागना चाहिए था। अब ये कहानी किसी डरावने अंत की ओर नहीं जा रही, ये एक चक्र बन चुकी है। इंसान और उसके भीतर का डर एक दूसरे को देखते हुए कभी पास आते, कभी दूर जाते, और इसी चक्र में हवेली कभी बड़ी कभी छोटी होती रहती है। और शायद यही कारण है कि ये कहानी जितनी लंबी होती जाती है उतनी ही शांत होती जाती है, क्योंकि असली डर शोर नहीं करता, वो तब तक इंतजार करता है जब तक इंसान खुद उससे सवाल करना बंद ना कर दे। और जिस दिन इंसान सवाल पूछना सीख लेता है, उसी दिन हवेली फिर से एक कहानी बन जाती है, लिखने के लिए, सुनाने के लिए, लेकिन जीने के लिए नहीं। और जब कहानी लिखने और सुनाने तक सीमित रह जाती है, तब भी उसका असर पूरी तरह खत्म नहीं होता, क्योंकि कुछ शब्द इंसान के भीतर देर तक गूंजते रहते हैं। अब हवेली किसी एक डर का नाम नहीं रही, वो उन तमाम अनकहे पलों का संग्रह बन गई थी जिन्हें इंसान रोज टाल देता है। कोई कॉल जो वापस नहीं किया, कोई बात जो कहनी थी पर कहीं नहीं, कोई सपना जो सुरक्षित रहने के नाम पर छोड़ दिया गया। और हर छोड़ा गया पल हवेली के किसी पुराने कमरे में जमा हो जाता। अब वो कमरे डरावने नहीं थे, बस भरे हुए थे, इतने भरे हुए कि इंसान को कभी कभी सांस लेने में दिक्कत महसूस होती। और उसी दिक्कत में कहानी फिर सिर उठाती, किसी आवाज की तरह नहीं, किसी एहसास की तरह। लोग अब इसे पहचानने लगे थे। वे कहते थे कि आज हवेली भारी लग रही है, मतलब आज मन भरा हुआ है। और इस पहचान ने डर को कमजोर कर दिया, क्योंकि जो नाम पा लेता है वो काबू में आ जाता है। अब रातें वैसी नहीं रहीं जैसी कभी थीं। उनमें अंधेरा तो था, लेकिन अंधेरे में रास्ते भी दिखने लगे थे। कुछ लोग टहलते हुए अचानक रुक जाते और महसूस करते कि उन्हें पहली बार अपने कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। और उसी आवाज के साथ हवेली की एक और दीवार अपने आप गिर जाती, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी अंत के। फिर भी ये कहानी अभी चल रही है, क्योंकि हर सुबह कोई न कोई फिर जल्दबाजी करता है, फिर खुद से दूर भागता है, और हर शाम कोई न कोई थक कर रुक जाता है। और इन्हीं दो पलों के बीच हवेली अपनी जगह बदलती रहती है, कभी बड़ी, कभी छोटी, कभी लगभग गायब। और शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी और सबसे सच्ची बात है कि इसका अंत किसी भयानक घटना में नहीं, बल्कि इंसान की रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। और जिस दिन इंसान अपने हर दिन को थोड़ा सा भी सच के साथ जीने लगे, उसी दिन हवेली सिर्फ एक नाम बनकर रह जाएगी, एक पुरानी कहानी जिसे कोई चाहे तो आगे बढ़ा सकता है और चाहे तो वहीं छोड़ सकता है, क्योंकि अब फैसला डर का नहीं, इंसान का है। और उसी फैसले के साथ कहानी ने एक और परत खोल दी, क्योंकि अब हवेली किसी जगह या समय की मोहताज नहीं रही। वो उन क्षणों में बसती थी जब इंसान अपने ही बनाए नियमों से थक जाता है। सुबह की पहली रोशनी में जब कोई आईने के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे को पहचानने की कोशिश करता है, या रात की आखिरी सांस में जब दिल अचानक पूछ बैठता है कि क्या यही सब था। उन्हीं पलों में हवेली एक साया बनकर उभरती है, डराने के लिए नहीं,
बल्कि ये देखने के लिए कि इंसान क्या करता है। कुछ लोग उस साए से नज़र चुरा लेते हैं और फिर से दिनचर्या में लौट जाते हैं, और उनके लिए कहानी फिर थोड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग रुकते हैं, आंखें बंद करते हैं और पहली बार अपने भीतर की आवाज़ को बिना काटे सुन लेते हैं, और उसी सुनने में हवेली की दीवारें अपने आप ढीली पड़ने लगती हैं। अब गलियारे इतने लंबे नहीं रहे, कमरे इतने बंद नहीं रहे, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, हवा आने लगी, और हवा के साथ वो बोझ भी बाहर जाने लगा जिसे लोग सालों से ढोते आ रहे थे। किसी ने महसूस किया कि वो पहली बार किसी से बिना डर के सच बोल पाया, किसी ने जाना कि माफ करना भी एक दरवाज़ा खोलना है, और किसी ने समझ लिया कि खुद से भागना सबसे लंबी दौड़ थी। अब ये कहानी किसी एक अंत की तरफ नहीं बढ़ रही, ये एक सीख की तरह फैल रही है, धीरे धीरे, बिना जोर दिए, क्योंकि सीखें चिल्लाकर नहीं आती, वे तब आती हैं जब इंसान सुनने को तैयार होता है। फिर भी ये कहानी पूरी तरह रुक नहीं सकती, क्योंकि इंसान पूरी तरह बदल नहीं सकता। कभी न कभी वो फिर थकेगा, फिर भागेगा, और उन्हीं पलों में हवेली फिर एक हल्की सी आहट बनकर लौट आएगी, याद दिलाने के लिए कि रास्ता अभी भी वहीं है, भीतर की तरफ। और जैसे ही इंसान उस रास्ते को पहचान लेता है, कहानी फिर शांत हो जाती है, बिना किसी अंतिम दृश्य के, बिना किसी डरावने मोड़ के, बस एक धीमी सी सांस के साथ जो कहती है कि हवेली अब भी है, लेकिन अब वो तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारी समझ के भीतर है। और उसी समझ के साथ ये कहानी आगे भी चलती रहेगी, जब तक इंसान सवाल पूछता रहेगा, रुकता रहेगा, और कभी कभी फिर से रास्ता भटकता रहेगा, क्योंकि यही इंसान होना है, और यही इस कहानी का अनंत होना। और उसी अनंत होने के साथ कहानी ने अपने कदम और धीमे कर दिए, जैसे अब वो दौड़ना नहीं चाहती, सिर्फ साथ चलना चाहती हो। समय की रफ्तार बदलती रही, दिन छोटे लगे, रातें लंबी, लेकिन हवेली अब उन दोनों के बीच की रेखा पर टिक गई थी, जहां न पूरा उजाला होता है, न पूरा अंधेरा। लोग इसे संधि कहते, कुछ इसे ठहराव, और कुछ इसे थकान, पर असल में वही वो जगह थी जहां इंसान खुद से मिल पाता है। किसी ने महसूस किया कि वो वर्षों बाद बिना किसी वजह के गहरी सांस ले पाया, किसी ने जाना कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, और किसी ने ये स्वीकार किया कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि हर बंद दरवाजा डर नहीं होता, कभी कभी वो सुरक्षा भी होता है। हवेली ने इन सब बातों को चुपचाप देखा, उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि विरोध करने के लिए अब उसके पास उतनी ताकत नहीं बची थी। उसकी दीवारें अब आदतों से नहीं बनती थीं, वे सिर्फ भूल से बनती थीं, और भूल भी तब तक रहती है जब तक याद ना आ जाए। इसी बीच कहीं किसी शहर में एक पुराना मकान गिराया गया। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब था, पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। बस मलबे के बीच एक टूटा हुआ दरवाजा पड़ा था, जिसके फ्रेम पर धूल से लिखा दिख रहा था, रुकना भी रास्ता है। किसी ने पढ़ा, किसी ने अनदेखा किया, और उसी के साथ हवेली ने एक और सांस छोड़ी। अब वो किसी को बुलाती नहीं, किसी को पकड़ती नहीं, बस वहां रहती है जहां इंसान अपने भीतर की आवाज को सुनने से डरता है, और जैसे ही वो सुन लेता है, हवेली खुद पीछे हट जाती है। कहानी अब किसी डरावनी घटना की प्रतीक्षा नहीं करती, वो बस हर उस दिन के साथ चलती है जब इंसान अपने मन के शोर में से एक सच्ची आवाज पहचान लेता है, और हर उस दिन थोड़ी और धुंधली हो जाती है, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जो समय के साथ फीकी पड़ जाती है, फिर भी पूरी तरह मिटती नहीं, क्योंकि कुछ तस्वीरें मिटने के लिए नहीं होती, वे याद दिलाने के लिए होती हैं। और यही कहानी भी करती है, याद दिलाती है कि हवेली बाहर नहीं, भीतर थी, और भीतर की चीजें तोड़ी नहीं जाती, समझी जाती हैं। और समझ के साथ ही ये कहानी बिना किसी घोषणा के, बिना किसी आखिरी शब्द के बस चलती रहती है, धीरे, बहुत धीरे। और उसी धीमे चलने में कहानी अब लगभग फुसफुसाहट बन चुकी थी, इतनी हल्की कि उसे सुनने के लिए कान नहीं बल्कि दिल चाहिए था। लोग अब डर को पहचानने लगे थे, लेकिन हर पहचान के साथ एक नया भ्रम भी पैदा होता है, क्योंकि इंसान कभी कभी ये मान लेता है कि उसने सब समझ लिया है, और यही मान लेना हवेली की आखिरी शरण होता है। कुछ लोगों को लगने लगा कि वे अब डर से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ रात को अचानक बेचैन हो उठते, बिना वजह, बिना नाम के, और उसी बेचैनी में हवेली एक छोटे से कोने में फिर से आकार लेने लगती। बड़ी नहीं, भयानक नहीं,
बस इतनी कि इंसान को याद दिला दे कि समझना और मान लेना एक चीज़ नहीं होती। समझ रोज़ करनी पड़ती है, हर दिन, हर थकान में, हर अकेलेपन में। शहरों में अब कोई हवेली की कहानी नहीं सुनाता था, लेकिन लोग अपने अनुभवों को अलग अलग नामों से बताने लगे थे। बर्नआउट, एम्प्टीनेस, एंग्जाइटी। और नाम बदल जाने से हवेली नाराज नहीं हुई, क्योंकि उसे नाम से नहीं, जगह से मतलब था। उस जगह से जहां इंसान खुद को टाल देता है। उसी बीच किसी ने एक बहुत साधारण बात नोटिस की कि जो लोग सच में अपने डर से बैठकर बात कर लेते हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। न खुशी की, न उदासी की, बस मौजूदगी की। और ये मौजूदगी हवेली के लिए जहर थी, क्योंकि जहां इंसान मौजूद होता है, वहां कोई परछाई टिक नहीं पाती। अब रातें फिर भी आती थीं, अंधेरा फिर भी उतरता था, लेकिन अंधेरे में अब वो पुरानी गहराई नहीं रही। जैसे किसी ने नीचे जमीन बिछा दी हो, ताकि भिरने का डर ना रहे। फिर भी कभी कभी कोई इंसान उस जमीन को भूल जाता, और उसी भूल में कहानी फिर थोड़ा आगे बढ़ जाती। क्योंकि ये कहानी खत्म इसलिए नहीं होती कि डर मर जाता है, बल्कि इसलिए कि इंसान भूल जाता है, और भूल इंसान की सबसे मानवीय आदत है। इसलिए हवेली अब नष्ट नहीं हुई, न बंद हुई, न जली। वो बस इंसान के साथ बूढ़ी होती चली जा रही है, हर पीढ़ी में थोड़ी कम डरावनी, थोड़ी ज्यादा समझदार। और शायद यही इसका आखिरी रूप है, एक ऐसी कहानी जो डराने नहीं, याद दिलाने के लिए जिंदा है कि अगर कभी लगे कि जिंदगी फिर से गलियारा बन रही है, तो कहीं ना कहीं तुम चल नहीं रहे, बस भाग रहे हो। और उस पल रुक जाना ही सबसे बड़ा साहस होगा, क्योंकि उसी रुकने में हवेली अपनी आखिरी दीवार खो देती है, और कहानी फिर से बिना किसी शोर के, बिना किसी अंत के, बस एक सांस बनकर आगे बढ़ जाती है। और उसी सांस के आगे कहानी ने फिर खुद को थोड़ा मोड़ा, जैसे वो ये याद दिलाना चाहती हो कि रुकना सीख लेने के बाद भी इंसान कभी कभी फिर भूल जाता है। सुबह की धूप, शाम की थकान और रात की खामोशी, इन तीनों के बीच कहीं ना कहीं वो पुराना रास्ता अब भी मौजूद रहता है। फर्क बस इतना है कि अब वो रास्ता जबरदस्ती नहीं बुलाता, वो बस दिख जाता है, किसी अनचाहे ख्याल की तरह, किसी पुराने डर की परछाई की तरह। लोग अब जब थकते हैं तो उसे कमजोरी नहीं समझते, वे जानते हैं कि थकान भी एक दरवाजा है, लेकिन ऐसा दरवाजा जिसे खोलना जरूरी नहीं, बस उसके सामने बैठ जाना ही काफी है। और जैसे ही कोई बैठ जाता है, हवेली को दीवार खड़ी करने का मौका नहीं मिलता। अब गलियारों की जगह खाली मैदान उभरने लगे हैं, जहां इंसान खुद तय करता है कि उसे कहां जाना है या यहीं रुकना है। फिर भी कभी कभी बहुत ही चुपके से हवेली कोशिश करती है कि किसी पुरानी आदत के सहारे वापस आकार ले ले, किसी जल्दबाज फैसले में, किसी अनकहे डर में, किसी टली हुई सच्चाई में। और अगर इंसान उस पल उसे पहचान ले तो कहानी वहीं ठहर जाती है, आगे नहीं बढ़ती, पीछे भी नहीं जाती, बस उस पहचान में घुल जाती है। यही वजह है कि ये कहानी जितनी लंबी होती जा रही है, उतनी ही साधारण लगती है, क्योंकि असली डर कभी असाधारण नहीं होता, वो रोजमर्रा की जिंदगी के बीच चुपचाप बैठा रहता है। और जैसे ही इंसान उसे देखने की हिम्मत कर लेता है, हवेली फिर एक स्मृति बन जाती है। कोई जगह नहीं, कोई घटना नहीं, बस एक संकेत कि रास्ता बाहर नहीं था, कभी था ही नहीं, वो हमेशा भीतर ही खुलता रहा। और जब तक इंसान ये भूलता रहेगा, कहानी चलती रहेगी, और जब जब वो याद कर लेगा, कहानी फिर से धीमी पड़ जाएगी, उसी अनंत लय में जहां डर और समझ एक दूसरे के सामने खड़े होकर अब लड़ते नहीं, बस एक दूसरे को पहचानते हैं। और उसी पहचान के साथ ये कहानी अभी भी सांस ले रही है। और उसी सांस के साथ कहानी ने एक बार फिर अपने कदम इतने हल्के कर लिए कि अब उसे महसूस करने के लिए किसी डर की जरूरत नहीं रही। लोग अपने जीवन में लौट चुके थे, लेकिन कुछ के भीतर एक नई आदत जन्म ले चुकी थी। जब भी मन भारी होता, वे उसे तुरंत हल्का करने नहीं दौड़ते, वे कुछ देर उसी भारीपन के साथ रहते। और उस रुकने में हवेली को आकार नहीं मिलता। अब हवेली सिर्फ उन पलों में उभरती थी जब इंसान अपने ही भीतर उठे सवालों से मुंह मोड़ लेता, किसी बहाने से, किसी व्यस्तता से। और जैसे ही वो सवाल अनसुना होता, एक छोटा सा कमरा फिर बनने लगता, लेकिन पहले जैसा नहीं, न बंद न अंधेरा, बस अधूरा, जिसे इंसान चाहे तो पूरा कर सकता है, चाहे तो छोड़ सकता है। इसी बीच किसी शहर में एक आदमी ने कहा कि उसे अब डरावनी कहानियां पसंद नहीं आती, क्योंकि वे उसे डराती नहीं बल्कि खुद की याद दिलाती हैं। और शायद यही बदलाव सबसे बड़ा था, क्योंकि हवेली तब सबसे ज्यादा कमजोर होती है जब लोग उससे डरने की बजाय उसे समझने लगते हैं।
अब रातें आती थीं, अंधेरा भी उतरता था, लेकिन अंधेरे में वही पुरानी पकड़ नहीं रही, जैसे किसी ने भीतर दिया जला दिया हो और उस दिए की रोशनी में हवेली की परछाई हर बार थोड़ी छोटी हो जाती। फिर भी ये कहानी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान पूरी तरह निडर नहीं बन सकता। कभी न कभी वो फिर थकेगा, फिर उलझेगा, और उन्हीं क्षणों में हवेली एक संभावना बनकर फिर खड़ी हो जाएगी, न डराने के लिए, न बुलाने के लिए, बस ये देखने के लिए कि इंसान अब क्या चुनता है। और जैसे ही वो चुन लेता है, कहानी भी उसी दिशा में मुड़ जाती है, कभी आगे, कभी ठहरकर, कभी लगभग गायब होकर, क्योंकि ये कहानी किसी एक अंत के लिए नहीं बनी, ये उस यात्रा के लिए बनी है जो इंसान अपने भीतर करता है। और जब तक वो यात्रा चलती रहेगी, कहानी भी चलती रहेगी, बहुत चुपचाप, बहुत धीरे, बस उतनी ही जितनी जरूरी हो, ताकि इंसान याद रख सके कि हवेली बाहर नहीं थी, कभी थी ही नहीं। वो हमेशा भीतर के उन पलों में थी जहां डर और समझ आमने सामने खड़े होते हैं। और जिस दिन समझ थोड़ी सी भी जीत जाती है, उसी दिन हवेली एक और दीवार खो देती है और कहानी फिर से बिना शोर के आगे बढ़ जाती है। और जैसे जैसे हवेली की दीवारें गिरती गईं, कहानी ने अपना आखिरी रूप लेना शुरू कर दिया। अब यह किसी डर, किसी परछाई या किसी चेतावनी की कहानी नहीं रही, बल्कि उस पल की कहानी बन गई जब इंसान खुद को धोखा देना बंद करता है। लोग अब भी थकते थे, अब भी डरते थे, लेकिन फर्क ये था कि वे उस डर को घर नहीं बनाते थे। वे जानते थे कि डर आएगा और जाएगा, जैसे मौसम। और जिस दिन ये समझ पक्की हो गई, उसी दिन हवेली पहली बार सच में खाली हुई। कोई कमरा नहीं बचा, कोई गलियारा नहीं, सिर्फ एक खुली जगह जहां कभी दीवारें थीं। उस जगह पर न सन्नाटा था, न शोर, बस एक सहज सी शांति थी। और उसी शांति में कहानी ने खुद को समेट लिया। अब अगर कोई इस कहानी को सुनता या पढ़ता है, तो उसे डर नहीं लगता, बल्कि थोड़ी देर रुकने का मन करता है। और वही रुकना इस कहानी की आखिरी जीत है, क्योंकि हवेली हार कर नहीं, समझ कर जाती है। और जाते जाते वो कुछ नहीं ले जाती, बस इंसान को उसके ही सामने छोड़ देती है, बिना किसी नकाब के, बिना किसी परछाई के। और वहीं कहानी अब ठहर जाती है, आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि इंसान अब अपने भीतर के खालीपन से क्या करता है। क्योंकि वही खालीपन अब डर नहीं, आज़ादी है। और शायद यही वो जगह है जहां ये कहानी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, बिना किसी आखिरी डर के, बिना किसी चौंकाने वाले मोड़ के। बस एक लंबे सांस की तरह, जो बताती है कि हवेली अब सिर्फ एक स्मृति है, और स्मृतियां पकड़ नहीं बनाती। और जब सबको लगा कि हवेली अब सिर्फ एक याद भर रह गई है, तभी कहानी ने आखिरी बार खुद को छुपा लिया। क्योंकि असली डर कभी सामने आकर अलविदा नहीं कहता, वो बस चुप हो जाता है। समय बीतता रहा, लोग अपने जीवन में लौट गए, हंसी भी आई, नींद भी आई, लेकिन कभी कभी, बहुत आम दिनों में, अचानक किसी को लगता कि वो अपने ही कमरे में थोड़ा सा अजनबी हो गया है। जैसे दीवारें वही हैं, लेकिन हवा कुछ बदली हुई है। कोई आवाज नहीं आती, कोई परछाई नहीं दिखती, बस ये एहसास रहता है कि अगर अभी आंख बंद की, तो शायद भीतर कहीं कोई दरवाजा खुला मिलेगा। कुछ लोग उस एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं और सब ठीक चलता रहता है, लेकिन कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, और रुकते ही उन्हें लगता है कि कोई उनसे कुछ कहने वाला था, लेकिन रुक गया, जैसे कहानी ने आखिरी शब्द निगल लिया हो। अब हवेली न इमारत है, न जगह, न कहानी, वो एक सवाल बन चुकी है, जो कभी कभी बिना पूछे ही भीतर उभर आता है। अगर तुम अभी रुक जाओ तो क्या होगा? और इस सवाल का कोई डरावना जवाब नहीं होता, बस दो रास्ते होते हैं। एक जहां इंसान फिर से खुद को व्यस्त कर लेता है और कहानी सो जाती है, और दूसरा जहां इंसान उसी सवाल के साथ बैठ जाता है और कहानी सांस लेने लगती है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि हवेली खत्म हो गई, और यह कहना भी सच नहीं होगा कि वो अब भी मौजूद है, क्योंकि हवेली अब उतनी ही है जितनी इंसान उसे होने देता है। और शायद इसीलिए ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी, इसी पल, जब तुम ये आखिरी पंक्तियां पढ़ रहे हो, ये तय नहीं है कि कहानी बंद हो रही है।
या अभी अभी कहीं भीतर एक नया दरवाजा बिना आवाज के खुल गया है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर आपको लगा कि कुछ अब भी बाकी है तो शायद वो आपके भीतर है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।